रखवाले के इस नए अवतार में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रशांत कुमार, आईपीएस 1990 बैच, कितने एनकाउंटर किए हैं आपने? नहीं, हम तो कई लोग कहते हैं कुछ नहीं करना है, निशानेबाजी में वो जो बुल साइड टांगा जाता है वो सब उसकी जगह टांग दीजिए एक पैर, और यूपी पुलिस के लोगों को भेज दीजिए क्योंकि उनको टांग पे गोली मारने का बड़ा अभ्यास है। मेडल तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। अगर सीने में मार दे तब क्या होगा? मंगेश यादव का एनकाउंटर, विपक्ष इल्जाम लगाता है कि पिछड़े वर्ग का है इसलिए ये कार्रवाई हुई। कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ना अपराधी की जाति होती है ना उस पर कार्रवाई करने वाले की, पर जो कन्वेंशनल विजडम काम कर जाए तो काहे का यूपी और काहे की पॉलिटिक्स। ये पूछने वाले को भी समझना चाहिए जब उसके पास से लूट का माल बरामद हो रहा है। क्या गहने पुलिस खरीद कर ला रही है? क्या सारी बहस इस पे आके रुक जाती है? अपराधी यादव है, सिंह है, दुबे है, खान है, ऐसा हो रहा है। अब हम इससे किससे जाके कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुलखान सिंह जी कहते हैं यूपी पुलिस दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। योर रिमार्क्स सर। संभवतः हमारे पूर्वाधिकारी को ज्ञान नहीं है। अतीक अहमद, किसी भी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक की जान को खतरा है? ऐसा होता है ना कि बाद में चीज़ों पे कमेंट करना बहुत आसान है। मुख्तार अंसारी केस, जिसमें वो और उनके भाई कहते हैं कि साहब जहर दिया जा रहा है जेल में, क्या कहेंगे? अभी तक तो कुछ आया नहीं। हाथरस के फुलराई गांव में 2 जुलाई 2024 को जो हुआ, भगदड़ होती है, लोग मरते हैं, जो मुख्य बाबा है उसके खिलाफ नामजद एफआईआर तक नहीं हुई। अभी उस पर मेरा बोलना वो उचित नहीं है। भोले बाबा दलित समाज से आते हैं, इसलिए भी कार्रवाई में सावधानी बरती गई, वरना इतना बड़ा कांड करके कोई रहम नहीं पाता। नहीं, देखिए ये चीज़ें तो राजनीतिक चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूँ। शशिकांत पांडे 14 जुलाई को गिरफ्तार होते हैं। पुलिस दावा करती है कि शशिकांत ने यूपी पुलिस को बताया कि विकास दुबे के घर पे AK-47 है। विकास दुबे का घर उसके पहले जमींदोज किया जा चुका था। डीजीपी साहब, AK-47 कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छोटी सी पॉलीथीन में छिपी रहे। सोफिस्टिकेटेड वेपन है, बड़ा वेपन है। मलबे से AK-47 पुलिस बरामद करती है, जब ढूंढ रही थी तब बरामद नहीं हुआ। पूरा पोर्शन नहीं गिरा था, जमीजोत नहीं था इनिशियली, और जब इस तरह की सूचना मिली तब आगे की भी कार्रवाई हुई। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने केस पुख्ता करने के लिए इस तरीके की चीज़ें दिखाई। नहीं, पुलिस को केस पुख्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जौनपुर के पत्रकारों ने कहा डीजीपी साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा धनंजय सिंह का क्या किए थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। कई लोगों ने आपकी मूंछों को लेके, मैं उस समय काफ़ी उससे प्रभावित था। ये एक्टिंग डीजीपी का क्या चक्कर है यूपी में? मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ इस चीज़ पर कमेंट करने के लिए। वाई प्रशांत कुमार, वाई इज ही फेवरेट ऑफ योगी आदित्यनाथ? तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें, तो जो शासन का ही कोई बता पाएगा। आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि प्रशांत कुमार जी पर जब जब बीजेपी की सरकार रहती है तब तब उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है। मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में अच्छी पोस्टिंग कराऊँ। अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अतिरिक्त स्नेह है लगता है उनको आपसे? नहीं। क्योंकि जब वो चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं तब भी नाम लेके आपकी शिकायत करते हैं। ये देखिए, इसके बारे में तो चुनाव आयोग खुद सक्षम है। पॉलिटिक्स में तो नहीं आएंगे उसके बाद? सभी चीज़ें समय काल के हिसाब से चीज़ें होती हैं। मतलब आ भी सकते हैं? मैं इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का नया नवेला कार्यक्रम है, पर आपको नाम कुछ सुना सा लगेगा। नाम है रखवाले। पहले ये कार्यक्रम चर्चा पर आधारित होता था और सिर्फ हम सेना से जुड़े विषयों पर इनमें हर हफ्ते बात किया करते थे। फिर हमें लगा कि खाकी वर्दी वाले तो हर कहीं हैं और हमारी और आपकी ज़िंदगी में रक्षा का, सुरक्षा का भाव लाने के लिए मुस्तैद हैं, तैनात हैं। इनका जीवन हमारी और आपकी तरह दैनंदिन की परिघटनाओं के हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि जब हम त्यौहार मना रहे होते हैं तब ये एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे होते हैं, जब हम विश्राम कर रहे होते हैं तब इनके सबसे ज़्यादा सतर्क सावधान के घंटे चल रहे होते हैं। और इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इन पर रहता है, सबसे ज़्यादा निगहबानी भी रहती है और रहती हैं आलोचनाएं भी, जब कभी
कर्तव्य विमुखता या कर्तव्य में लापरवाही चलती है। इन सब से इतर रखवाले की इस नई सीरीज में आप चाहे सेनाएं हों, चाहे दूसरे सशस्त्र बल हों, चाहे पुलिस की सेवाएं हों, या वो सब जो खाकी वर्दी धारण करते हैं अलग अलग धारणाओं में, अलग अलग भूमिकाओं में, उन सब से, उनके मुखियाओं से, अलग अलग नायकों से हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि हमारे भीतर भय के मुकाबले प्रीत का भाव, विश्वास का भाव बढ़े। और ये तभी बढ़ता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं। रखवाले के इस नए अवतार में, नए रूप में, ये आज का पहला एपिसोड है। और पहले एपिसोड के हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, 1990 बैच के आईपीएस अफसर, राष्ट्रपति से 4 बार वीरता पुरस्कार पाए हुए प्रशांत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं आपका परिचय दे रहा था और एक लाइन मेरा लालच था बोल दूं, फिर मैं रह गया कि डीजीपी तो ठीक है, आप बने हैं, बहुत बड़ा पद है, यूपी का सबसे बड़ा, पर ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉपर वाला पद है, ये मुझे पर्सनली ज़्यादा लुभाता है। जियोलॉजी में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे आप, करियर भी बढ़िया ही होता जब गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिर ये यूपीएससी का ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम कैसे लग गया? ये मुझे तो जॉब भी जीएसआई में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन हम लोग काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और कुछ इस तरह से माहौल घर में था कि घर के भी जो अग्रज थे, बड़े थे, वो खुद ही एक हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। आप सबसे बड़े भाई की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे जो सबसे बड़े भ्राता हैं जी, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन था। प्लस जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ एक जनरल एटमॉस्फेयर भी। कहाँ पढ़ रहे थे? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में थे, फिर उसके बाद से जुबली हॉल, एक वहाँ संस्था भी है और एक हॉस्टल भी, द लेजेंडरी जुबली हॉल। हाँ, तो वहाँ भी एक अच्छा माहौल था और काफ़ी लोग, मोस्टली उसमें मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड के लोग आते थे और पढ़ने का अच्छा माहौल था, तो एक अच्छा अनुकूल वातावरण था जी। और इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की कमी नहीं थी। वहाँ भी काफ़ी अच्छे लोग थे जो हम लोगों से सीनियर्स थे, तो उसी माहौल के कारण मुझे लगता है कि हम लोग आगे, तो डेस्टिनी भी होती है प्रत्येक व्यक्ति की। पर आपके बचपन के दोस्तों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा खासा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था कम वक्त, और बड़े भैया सेलेक्ट हो गए तो लाइन बदल ली। सत्य है? हाँ, वो उस समय वो कुछ दिशाहीनता भी रहती है कभी कभी। अगर आप बहुत ब्राइट नहीं होते, तो बहुत ब्राइट नहीं होते तो आप तब तरह तरह की लाइनें ढूंढते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं वही लक्ष्य पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतना शायद पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था, तो मैं तरह तरह की चीज़ें ढूंढ रहा था। लेकिन जब एक बार गति मिल गई तो मेरा जो लक्ष्य था मैंने पाया। मॉडेस्टी बहुत अच्छा वर्च्यू है डीजीपी साहब, पर जब आप ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो या तो आप छिपा रहे हैं या आपकी डिग्रियां छिपा रही हैं, क्योंकि मेरे सामने जो आपकी डिग्रियां हैं उसमें आप जियोलॉजी में ग्रेजुएशन में टॉपर हैं, पीजी में टॉपर हैं, आपने एमबीए किया उसमें भी टॉप किया, एमफिल किया उसमें भी टॉप किया, तो नहीं, ये ऐसी दिशाहीनता तो सबको मिलेगी। ग्रेजुएशन में मैं टॉपर नहीं था, लेकिन रेस्ट सभी चीज़ें आपकी सही हैं जी। तो वो तो हर एक आदमी के बारे में, मेरा अपना जो लक्ष्य है, मुझे एक हमारे गुरु ने बताया। कौन है कि आप प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। ओके। हाँ, ये कोई न्यूयॉर्क के एक बड़े मेयर भी रहे हैं। मैं केंद्रीय प्रतिनिधि में था तो हमारे एक गुरु थे मिस्टर NR दास, वो डीजीपी थे, डीजी थे CISF के। तो उन्होंने ये कहा कि ऑलवेज प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। तो मैं वही लक्ष्य लेकर चलता। मैं आपके परिवार पे लौटूंगा। आप कह रहे हैं प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर।
हम आज 22 अक्टूबर 2024 को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ट्वीट भी शेयर किया। आपके सीनियर का ट्वीट है, सीनियर आपके जो डीजीपी भी रहे हैं, नाम है सुलखान सिंह। सुलखान सिंह जी कहते हैं यूपी पुलिस दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। योर रिमार्क सर। मैं इन चीज़ों पे, एक तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मैं उस पर तो नहीं करूँगा, लेकिन कहीं कोई ढिलाई नहीं की गई है। अगर जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी थी, पूरे प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई और वो ऐसे एरिया थे जहाँ पहले भी घटना हो चुकी है। आप बहराइच की बात कर रहे हैं? हाँ, बहराइच की बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि वो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में जी पूछ रहे हैं। मैंने कहा दर्शकों को भी स्पष्ट रहे। हाँ, और उसके बाद से आपको जब पहले से पता था तो आपको उतना प्रिकॉशन लेना चाहिए था, और संभवतः हमारे पूर्वाधिकारी को ये ज्ञान नहीं है कि जिन लोगों पे कार्रवाई की गई है उन्होंने क्या रोल वहाँ अदा किया, जो एक लीडरशिप का रोल है। कोई लीडर होता है मौके पे, जो भी आप देखेंगे कि अगर कोई ट्रैफिक जाम भी लगा है, अचानक कोई आदमी लीडरशिप एज्यूम करता है। तो हमारे तो राजपत्रित अधिकारी वहाँ मौके पे थे, आप छिप गए, आपने कार्रवाई नहीं की, आपने तत्काल किसी को बताया नहीं, और उसके बाद से इस तरह की चीज़ें, और वे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और चीज़ें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, प्रोफेशनल को एक सभी चीज़ों को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी कि आपके डीजीपी हैं, सीनियर हैं आपके, कि ये हों, विक्रम सिंह सर हों, प्रकाश सिंह सर हों, वो फ़ोन उठा के पूछ लें, मतलब वो अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं अपने तहीं, या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो इग्नोर किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर में? नहीं, ऐसी कोई बात और नहीं है। ही हैज़ पॉलिटिकल मोटिव्स। ये तो इसके बारे में तो सर ही बताएंगे। हमारे तो डायरेक्ट बॉस भी रहे हैं, सुलखान सिंह जी रहे हैं, डीआईजी और आईजी के रूप में भी रहे हैं, और काफ़ी सर भी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं, नो नॉनसेंस टाइप के, और हम लोगों ने इनके नेतृत्व में बड़ी कठोर कार्रवाइयाँ भी की हैं जहाँ भी हम रहे हैं इनके साथ। और अगर सर पूछते तो उनको सभी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता, लेकिन अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी अपने मन से नहीं। और जो अन्य हमारे जो लर्नेड कलीग्स हैं, जब भी उनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं किसी पुलिस से रिलेटेड मैटर में, और उनकी शाबाशी भी हम लेते हैं, और अगर कोई कमियां हैं तो उसमें भी हम सुधार लाते हैं। आपको लगता है कि बहराइच ऐसे में सभी लोगों ने जिनका आपने नाम लिया, जब हम लोगों ने माफियाओं पे कार्रवाई की, माफियाओं को कन्विक्ट कराया, तो सबकी शाबाशी भी मिली, क्योंकि ये तो वही माफिया थे जो इनके समय में छूट गए थे, किन पे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जब ये लोग उस समय जब प्रोफेशनल सर्विस में थे। सुलखान सिंह जी की बात कर रहे हैं या अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं? मैं ट्वीट अखिलेश यादव का है, मैं तो अधिकारी के बारे में जी, पॉलिटिकल चीज़ें तो मैंने पहले ही मना कर दी, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। और जब ये लोग थे तो इन्होंने इफेक्टिव कार्रवाइयाँ भी की इन माफियाओं, लेकिन कन्विक्शन जो है 40 साल के बाद ही। क्यों नहीं हो पाता था पहले कन्विक्शन? ये तो पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी। अब ये तो ऐसा क्या बात है कि अभी ही हो रहा है? कोई तो बात होगी, कोई तो सिस्टम होगा, कुछ तो कमियां रही होंगी। नहीं, हो तो बहुत कुछ रहा है अभी, अच्छा भी और ऐसा भी जिस पर सवाल उठ रहे हैं, और हम एक एक करके। नहीं, ये तो प्रजातंत्र में अगर आप क्रिटिसिज्म झेलते हैं तो उससे आपको सुधार का भी काफ़ी मौका मिलता है, और रेस्ट तो आप खुद ही हमारी तरह एक सामान्य नागरिक हैं। भारतवर्ष में चीज़ें, और मैं उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूँ। अरे वाह, तो सोने पे सुहागा जी, है। ये मेरा होम स्टेट है। जी। डीजीपी सर, मेरे सामने एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों पे डेटा है। 65,743 एफआईआर दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में,
यानी हर घंटे 7.5 केस। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, राजस्थान तीसरे, बंगाल चौथे, मध्य प्रदेश 5वें। जब हम ऑब्जर्वर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसका एक सीधा एक्सप्लेनेशन है स्टेट की पॉपुलेशन, पर काउंटर ये आता है कि उसी पॉपुलेशन के दम पे स्टेट पीठ थपथपाता है कि सबसे ज़्यादा टॉयलेट बने, सबसे ज़्यादा फलानी चीज़ हुई, हर चीज़ में नंबर 1। तो ये एक बचाव नहीं हो सकता है, क्या वजह है? देखिए, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं जी, तो एनसीआरबी के जो आंकड़े होते हैं वो संख्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखे जाते, वो अपराध दर के हिसाब से देखे जाते हैं। ओके। क्राइम पर लाख पॉपुलेशन। अब हमारी तुलना किसी छोटे स्टेट से तो नहीं हो सकती, जैसे कि सिक्किम है, ऐसे स्टेट से नहीं हो सकती जिसका पॉपुलेशन बेस ही नहीं है। नहीं सर, पर अगर आप अपराध दर देखेंगे और आप इसको पुनः परीक्षण करिएगा तो महिलाओं से संबंधित अपराध में कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में, और अपराधों के विभिन्न श्रेणियां जो हैं महिलाओं की, उसमें हम लोग बहुत लोगों से नीचे हैं। हमारा 14वां 15वां नंबर है। तो ये तो आंकड़े वेबसाइट पर हैं एनसीआरबी के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी जी। और सारे आंकड़ों का कंपैरिजन अपराध दर से होता है। अपराध दर देखें और फिर वो रैंकिंग करते हैं कि पहले पोजीशन पे कौन है, दूसरे पोजीशन पे कौन है। आप पाइएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है और जघन्य काफी स्टेट के नीचे है। जघन्य अपराधों में भी यही, मर्डर में पहले नंबर पे, अपहरण में, ये डेटा है सर। नहीं, ये संख्यात्मक दृष्टिकोण से आपको मैं इंटरव्यू के बाद से वो भी नंबर दूंगा जो अपराध दर के हिसाब से। तो वही सांख्यिकी वाली बात हो गई कि वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं जी। और ये तो कोई भी आदमी हमारे अपराध को और हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल के अपराध से नहीं हो सकता है कि पूरे उत्तरांचल का, उत्तराखंड का जो अपराध हो वो हमारे एक मंडल के बराबर भी ना हो शायद। अपराध दर से इतर विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता है अपने तई अपने तर्कों की सहूलियत में आंकड़े देते हुए कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। कहा जाता है कि साहब माफिया को ध्वस्त किया जाएगा जब सामने मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जो कि माफिया हैं और उन्होंने जघन्य अपराध किए थे, अब तो दोनों नहीं हैं दुनिया में। तब पुलिस एक रूप में दिखती है, ब्रजेश सिंह और जब बाकी माफियाओं की बारी आती है तब उतनी तत्परता नहीं दिखती है। सबसे हालिया केस जिसमें कहा गया कि आरोपी की प्रोफाइलिंग देख के कार्रवाई हुई वो है हाथरस के फुलराई गांव में 2 जुलाई 2024 को जो हुआ। उन्होंने कहा, इमेजिन करिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे अपनी छवि चमकाती है। चुनाव में भी हम लोग तो फील्ड में घूमे महीनों। ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर हुई। ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, कल्पना करिए भगदड़ होती है, लोग मरते हैं, जो मुख्य बाबा है उसके खिलाफ नामजद एफआईआर तक नहीं हुई। देखिए, मैं अभी तो उसमें एक न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक जांच अभी चल रही है। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे जी, और वो जांच अभी चल ही रही है, इसलिए अभी उस पर मेरा बोलना वो उचित नहीं है। लेकिन ऐसे कोई भी साक्ष्य किसी के पास हो तो वो जरूर न्यायिक आयोग को दे, जो ये दर्शाता है कि वो बाबा जिस समय भगदड़ हुई तो मौके पे मौजूद थे। ऐसा कोई भी साक्ष्य हो तो आप जरूर न्यायिक आयोग को, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी कह रहा हूँ। पर उन बाबा के नाम से किसी भी आदमी को जो कहावत है कि भाई नोबडी शुड बी सिन्ड मोर देन हिज सिंस, लेकिन अपने पाप से ज़्यादा उसको पाप का भागीदार मत बनाइए जी। ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं। अभी भी फिरोज़ाबाद में कोई प्रवचन चल रहा था मिश्रा जी, वहाँ भी लाख की भीड़ हो गई, प्रदीप मिश्रा का। हाँ जी। और अगर
प्रशासन इस चीज़ों को मना करे तो ये समस्या है कि जनभावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं। कैच 22 सिचुएशन नहीं, हमें ये भी देखना है, ये जरूर है वहाँ जो प्रारंभिक कमियां रहीं उस पर कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की गई, जैसे शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि शर्तों का, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या वहाँ आई वो ऐसे साधारणतया जो आदमी क्राउड ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जो पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, अगर आप उससे पूछेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है उतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाना। कई बार एंटीसिपेशन से कम ज़्यादा भीड़ भी रहती है तो दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ सभी चीज़ें आस्था पे है, सुपरस्टिशन है, आस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सभ्य समाज में नहीं होती लेकिन हमारे यहाँ होती हैं। उस पर आप किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन करिए तो आप पे काउंटर बात होगी कि भाई ये तो दबा रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं किसी के इशारे पे, जैसे पुलिस वाले हमेशा किसी के इशारे पे ही कर रहे हैं काम। भाई आप युगांडा से तो नहीं लाओगे किसी को, पुलिस तो यही है, इसी समाज से निकली है। नहीं, समाज से भी यही है और यही है और यही रहेगी आगे भी, व्यवस्था कोई भी हो। तो अभी जांच चल रही है और जांच में अगर दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जी, और आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति विशेष है वो आयोग के सामने भी पेश हुए, भोले बाबा। हाँ, ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार पर ये दबाव है कि वो कहीं से भी ये ना लगे कि दलितों और पिछड़ों पे कार्रवाई कर रहे हैं। भोले बाबा दलित समाज से आते हैं, इसलिए भी कार्रवाई में सावधानी बरती गई, वरना इतना बड़ा कांड करके कोई रहम नहीं पाता। नहीं, देखिए ये चीज़ें तो राजनीतिक चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूँ। मैं आपको मेरिट पे जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, और अगर किसी के पास साक्ष्य है तो जाए, उसके लिए तो पूरा नोटिस निकला, अखबारों में इश्तहार निकला है कि आइए एविडेंस दीजिए। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब की बात कर रहे थे, दूसरे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, उनका इसी प्रकरण पर बयान है। बाबा का नाम बाद में क्यों आएगा? सत्संग करवाने वाली समिति किसकी थी? ये समिति बाबा की थी। बाबा का नाम एफआईआर में ना देना दिखाता है कि उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस के पास इंटेलिजेंस है, संपर्क सूत्र हैं, पुलिस को पता होना चाहिए था कितनी भीड़, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक, वॉच टावर, कंट्रोल रूम समन्वय होना चाहिए था, जो नहीं था। एक और आपके सीनियर जो साफ कह रहे हैं कि नहीं, एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। सभी चीज़ों से मैं बहुत इस पे एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ, ये लोग को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, और जो लोग केयरफुल नहीं थे उस पर विभाग ने भी और शासन ने भी कार्रवाई की है, और अगर जो आयोग की रिपोर्ट आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना कि परसेप्शन कुछ और होता है और जब जांच होती है तो कुछ नहीं पाया जाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगा। जी बिल्कुल, जैसा बिक्रू कांड है, आई वाज अबाउट टू कम देयर, की जांच में दूसरा हाथरस का कांड है जी, लोगों ने यहाँ तक कहा कि एडीजी लॉन्ड्री को ट्रेनिंग में भेज दीजिए कि साहब ये तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा हुआ ही नहीं था, और जब सीबीआई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो अब वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और बहुत आदमी को प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप उसी पद पर रहते किसी चीज़ में डिसीजन आ जाए माननीय कोर्ट का, तो जमान तो बंद होगी ही। तो इसलिए प्रिज्यूम करके चलने का कोई मतलब नहीं है। जब जो लोग उस पोजीशन पर रहते हैं वो सिमिलर कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी देखना चाहिए। आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि जांच में तो यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिलने का अपना एक बड़ा शानदार सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तो देखना चाहिए ना कि जो इसका मतलब है कि यूपी पुलिस सारे प्रोसेसेस, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, वरना कोई यहाँ क्यों ऐसी बात करेगा। सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। बिकरू का आपने जिक्र किया तो बिकरू पे ही बात कर लेते हैं। शशिकांत पांडे 14 जुलाई को गिरफ्तार होते हैं एनकाउंटर के बाद।
पुलिस दावा करती है कि शशिकांत ने यूपी पुलिस को बताया कि विकास दुबे के घर पे AK-47 है। विकास दुबे का घर उसके पहले जमींदोज किया जा चुका था और जमींदोज किए जाने से पहले यूपी पुलिस सघन तलाशी कर चुकी थी। डीजीपी साहब, AK-47 कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छोटी सी पॉलीथीन में छिपी रहे। सोफिस्टिकेटेड वेपन है, बड़ा वेपन है। मलबे से AK-47 पुलिस बरामद करती है। जब ढूंढ रही थी तब बरामद नहीं हुआ, तो इसलिए ये सवाल उठते हैं। ठीक है, जांच में बरी कर दिया गया, हम सब लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ ली, मान लिया गया कि गाड़ी बदल दी गई थी टोल के बाद और उसके बाद गाड़ी हुई। और ये सब पूछते हुए कई लोग इसको, देखिए पुलिस का अपना एक इमेज का गेम है भाई, परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर वक्त पुलिस नहीं होती, पर हमें पता है कि कुछ गलत होगा तो पुलिस आएगी, और इस उम्मीद के साथ हम लोग भी फ़ोन करते हैं। विकास दुबे ने जो किया वो जघन्यतम अपराध है। एक भी खाकी वर्दी छोड़िए, एक भी सामान्य नागरिक को खरोंच नहीं पहुंचाने का हक है किसी को। जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई, पुलिसकर्मी शहीद हुए। कई लोगों ने उसको जाति का रंग भी देने की कोशिश की, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर विकास दुबे ब्राह्मण था तो जो पुलिस वाला मरा वो भी ब्राह्मण था, और वो सब ब्राह्मण बाद में थे, इस देश के नागरिक पहले थे। तो ये सब बातें तो किनारे, ये मलबे से AK-47 कैसे बरामद करती है पुलिस? नहीं, देखिए मलबे ऐसा नहीं था कि कहीं रखा था, कोई ऐसी जगहें हो सकती हैं बहुत सारी। आपको शायद आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे चीज़ें जब दीवारों के अंदर भी छिपा के रखी थी, जैसे दीवारें होती हैं उसमें भी स्पेस बना रखा था। उस समय कार्रवाई उसी पे हुई शुरुआती दिनों, और पूरा पोर्शन नहीं गिरा था, जमीजोत नहीं था इनिशियली। और जब इस तरह की सूचना मिली तब आगे की भी कार्रवाई हुई, उस पर दोबारा कार्रवाई की। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने केस पुख्ता करने के लिए इस तरीके की चीज़ें दिखाई। नहीं, पुलिस को केस पुख्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम लोग वो तो हमारे जो बचे हुए लोग थे वो आई विटनेस थे जी, मरने वालों के और मारने वालों के। तो हमें तो कोई ऐसी आवश्यकता, बाद में कुछ वीडियोस भी आए, कहा गया सब महिला को फंसाया गया, ये के तो उसके तो ऑडियो भी आ गया। खुशी दुबे की बात कर रहे हैं, मैं इसी उसमें नहीं, बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन हाँ, तो वो भी लोगों को भड़का रहे हैं। तो वो उसमें भी कोर्ट से रिलीफ बेल होने में वर्षों लग गए। अब कोई कहे कि साहब कोर्ट भी मैनेज की, ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, सभी चीज़ें चांस नहीं हो सकती। मैं वही कह रहा हूँ कि 40 साल के बाद ही क्यों सजाएं हो रही हैं। जी, DSP समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 6 घायल हुए। लर्निंग क्या है हमारी बिकरू कांड की, कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक की तो बात हुई कि इतना बड़ा बदमाश कोई बन कैसे गया। उसके पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति को, संतोष शुक्ला नाम मुझे नहीं जी, पता, और उसको जाके थाने में गोली मारी गई, और उसके बाद भी छूट गए। कोई उनसे पूछता है उस समय की व्यवस्था से कि ये कैसे छूट गया था? कोई नहीं पूछता। पुलिस पे चूंकि आपने कहा कि हमारी विजिबिलिटी ऐसी है और हमारी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी तो सभी की है, समाज में एवरीबडी इज अकाउंटेबल, और एक सजग नागरिक की तरह सबको उतना ही दायित्व है। अगर पुलिस वाला, जैसे कहावत है कि हर एक आदमी, एक साधारण व्यक्ति भी सादे कपड़े में एक पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस वाला भी वर्दी में एक सामान्य इंसान है जी। तो इस प्रिंसिपल पे चलना चाहिए, मेरा कहना है। और इतनी वो कर रहा था, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता था। आसपास की इंडस्ट्रियल यूनिट से वसूली भी कर रहा था, पर कुछ पुलिस वालों की भी लोकल लेवल पे लापरवाही या मिली भगत। हाँ, बिना, देखिए आपको जब कहीं भी जाना चाहिए तो इस तरह के रेड्स में तो पूरी प्रिपरेशंस के साथ जाना चाहिए। कभी नाइट रेड्स को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स में चीज़ें की गई हैं जिसमें सिस्टमिक सुधार की बात की गई है। व्यवस्था में क्या सुधार किया जाए, उसके नाम पे लाइसेंस भी था, असलाह भी था। तो ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं और जो विभाग की तरफ से की जानी है, हम लोग उस पर भी
ध्यान दे रहे हैं। बस उत्तर प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है, क्योंकि आपने कहा कि जस्टिस BS चौहान की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई कि कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ। मान ली बात, भाई जांच की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। जस्टिस चौहान ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं, मैं उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया का वर्जन जानना चाहता हूं। 19 अगस्त को ये रिपोर्ट यूपी विधानसभा में भी प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा विकास दुबे और उसके गैंग को लोकल पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था। लोकल पुलिस के कौन से अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है? नहीं, सभी पे कार्रवाई की गई। हाँ, और उन लोगों को जो भी दंड नियमावली में कार्रवाइयाँ हो सकती थी वो दी गई, और कुछ लोग बर्खास्त भी किए गए और कुछ हमारे लोग जेल भी गए। नहीं, अब देखिए, वो तो कोई भी आदमी अगर वापस आता है तो एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू आता है। उसका अब कोई भी अगर न्यायिक आदेश होता है तो उसका सम्मान तो करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जी, आप DGP सर न्यायिक आदेश की बात कर रहे हैं। अगला जो न्यायिक आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। UU ललित, जस्टिस UU ललित, आई करेक्ट माई सेल्फ, 9 सितंबर 2022 मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जेल से 846 दिन बाद रिहाई का आदेश दिया जाता है। जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच, उनकी ये टिप्पणी है। वो कह रहे हैं हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सिद्दीक कप्पन ये विचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पीड़ित हैं जिसे न्याय की आवश्यकता है, इसलिए मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। क्या कानून की नज़र में अपराध जैसा कुछ है? फिर जस्टिस भट्ट कहते हैं 2012 में भी इंडिया गेट पर इस तरह के प्रदर्शन हुए थे और कानून में बदलाव हुआ था। महेश जेठमलानी जो यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि सिद्दीक कप्पन के पास जो लिटरेचर मिला है वो दंगे भड़काने वाला है, टूल किट है। पर इस पर जस्टिस UU ललित ने पूछा था कि हाथरस में कोई अंग्रेज़ी के पैम्फलेट बांटकर कैसे दंगा भड़काएगा। सिद्दीक कप्पन केस में यूपी पुलिस की कार्रवाई को बहुत पुख्ता नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, बेल देते हुए जो टिप्पणियाँ की। योर कमेंट सर। अब ऑनरेबल CJI के डिसीजन पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। CJI नहीं थे, वो जस्टिस थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इतने दिनों तक उस व्यक्ति ने कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जो नहीं खटखटाया, और बियॉन्ड अ पॉइंट तो सभी को बेल मिलती है। Was it a political conspiracy against योगी आदित्यनाथ? ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास जो लिटरेचर मिला था उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि वेल ऑर्केस्ट्रेटेड थी कि उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए। ऐसा तो कोई पहली बार नहीं है कि रात में कोई बॉडी जलाई गई थी, और ऐसा तो कोई दिखा नहीं था कि ज़बरदस्ती कर रहा था। मनगढ़िया पे जाइए, 24 घंटा डेड बॉडी जलती है परिजनों की मर्जी से। हाँ, परिजनों, उनके रिश्तेदार भी थे। पर उनके जब ऐसी स्थिति आती है तो जो इमीडिएट कीथ एंड किन होते हैं वो लोग भी बिकॉज ऑफ द शॉक वो रैशनल थिंकिंग की स्थिति में नहीं रहते। ऐसी तो कोई यू आर सेइंग कि वो रैशनल थिंकिंग की स्थिति में नहीं थे? नहीं, इसलिए मैं ये बातें, मैं आपको एक जनरल टाइप की चीज़ है। उसके बाद से एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, एक SOP भी बनी है, और अब हम लोग कहीं नहीं जाते, लेकिन अभी भी तमाम जगहों पे लोग रात में चलाते हैं कि हम रात में ही कर लेंगे। हमने कहा भाई आपको करना कर लीजिए, हमसे कोई मतलब। हमने कहा भाई हमने SOP बना रखा है कि इसके हिसाब से वहाँ कोई पुलिस वाला न जाए, आपको जो ये हाथरस की लर्निंग है। हाँ हाँ, और उसके बारे में स्पेसिफिक इनपुट था कि रेलवे लाइनें उखाड़ देंगे, दंगा भड़का देंगे, जातीय विद्वेष फैल जाएगा। वहाँ एक कोई महिला पत्रकार थी जो लगातार किसी आदमी के संपर्क में थी, ये भी चीज़ें आई थी। नहीं, वो पॉलिटिकल फिगर है, मैं उस पर कोई बोलना नहीं चाहता। आप महिला पत्रकार तनुश्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने वीडियो पे दाह संस्कार को रिकॉर्ड किया, नहीं ट्विटर पे अपलोड किया। पता, अगर आप रिसर्च करेंगे जी तो सभी चीज़ें, क्योंकि परिजनों ने बार बार ये कहा कि हाँ, परिजनों को फिर बाद में सभी इस तरह की। क्या कुछ ऐसा है जो आप सेंसिटिविटी की वजह से साझा नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास ये इनपुट था कि सफदरजंग हॉस्पिटल से जब बॉडी रिलीज़ की गई
क्या इनपुट थे जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता नहीं, था? ऐसी इनपुट थी जो कि हम लोगों ने माननीय न्यायालयों को भी अवगत कराया है जी। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। दोज इंफॉर्मेशन वे आर शेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट पीपल। हम वैसे सभी पब्लिक को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इट वाज शोन टू ऑल कॉम्पिटेंट संस्थाएं जो इन चीज़ों को जानने का जिनको अधिकार था और उनको दिया गया। और उसके बाद एसओपी तो बदली है फिर कोर्ट के ऑर्डर। बहुत सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर, हर एक कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उसकी रेप्लिकेट हो जाए। कुछ ना कुछ विवेक तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो आदमी मौके पे है, बाद में कमरे में बैठ के और डीजी ऑफिस में कमियां निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन जब वार लाइक सिचुएशन होती है या जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सभी का कलेजा जो है बैठ जाता है। बिल्कुल। ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि लोग खड़े नहीं होना चाहते, जाना नहीं चाहते। ऐसी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखी गई 15 अप्रैल 2023 को। कुख्यात अपराधी, ऐसा अपराधी जो जेल में बुला के लोगों को पीटने और रंगदारी वसूलने की धमकी दे सकता है, मतलब इससे ज़्यादा और कुख्यात क्या होगा, जिस पे हत्या के आरोप, ज़मीनों पर कब्जे समेत कई इल्ज़ाम। अतीक अहमद, किसी भी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक की जान को खतरा है? क्योंकि अतीक लगातार ये कह रहा था कि मुझे अमुक लोगों से जान का खतरा है। पर्याप्त सुरक्षा, वो तो गुजरात से 3 बार आया जी। उस दौरान आजीवन कारावास भी हुई, आजीवन कारावास भी हुई और सुरक्षा लगातार थी उनके साथ। जब ये घटना हुई तो वो मीडिया के डकैत के रूप में लोग, अब अगर आप आज के डेट में सब कुछ चेक कर सकते हैं, लोग घटना होती है, विवश घटना होती है और जाके माइक लगा देते हैं डेथ बेड पे कि कैसे हुआ था, कैसे बस पलटी थी। तो या तो आप ना बोलें, और ये भी आप देखिए हमारे पुलिस वालों ने, अगर आपने वीडियो देखा होगा, जान की बाजी लगा के पकड़ा था उनको, मारने वालों को। अब कोई कहते साहब उसको क्यों नहीं मारा, मार दे, तो कहते साहब ये तो और फिक्स्ड है, सब दबा दिया। हाँ। तो ऐसा होता है ना कि बाद में चीज़ों पे कमेंट करना, हाइंडसाइड विजडम दिखाना आसान है। हाँ, बहुत आसान है। जैसे जो लोग ट्वीट कर रहे हैं ये प्रायोजित था, जब आपके समय हुआ था तो आप तो कुछ कर नहीं पाए, जब पूरा उत्तर प्रदेश जल गया। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, आप तो यूपी के रहने वाले। जी जी। कोई 7 साल में सुना क्या कि कहीं दंगा हो गया? ऐसा सौहार्द कभी देखा कि 1 लाख लाउड स्पीकर सभी लोग अपनी इच्छा से उतार रहे हैं? दाने प्रदेशों में तो 1 लाउड स्पीकर उतारने पर दंगे हुए। तो आप हमेशा ये देखिए कि ग्लास कितना भरा है, खाली तो है ही, व्यवस्था में तो बहुत कमी है। या तो हो कि साहब पहले चीज़ें एकदम आइडियल थी, अब एकदम अचानक कुछ ऐसा हो गया कि साहब अब मर्डर हो रहे हैं। नहीं, पर डीजीपी सर फिर इसको व्हाट अबाउटरी, कई लोग कहेंगे कि पहले चीज़ें अच्छी नहीं थी इसलिए चीज़ों के अच्छी होने की उम्मीद ना की जाए। मैं पहले की चीज़ों पे तो कमेंट ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आंकड़ों के हिसाब से प्रूवन है वो तो आप देख ही सकते हैं। एनसीआरबी के नक्शे देख सकते हैं, अपराध दर की कंपैरिजन कर सकते हैं, आप एक परसेप्शन देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको देख सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई यूपी पुलिस तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सर्वे नहीं करती, कोई ऐसी संस्था होगी ना जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नहीं, ये तो मैंने इसीलिए ऑन रिकॉर्ड कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी करेंसी रही है। मैं तो ओवरऑल बता रहा हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट केवल लॉ एंड ऑर्डर किसी को बिजनेस पे भी पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे भी। अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, क्योंकि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, इससे विकास पे हो रहा है, इस पर निवेश पे फायदा हो रहा है। आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, 10 लाख
करोड़ की इन्वेस्टमेंट होता है, 35 लाख उससे ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। पिछले 4 साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 400 गुना ज़्यादा है उससे जो कि पिछले 10 साल में हुआ था। आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि प्रशांत कुमार जी पर जब जब बीजेपी की सरकार रहती है तब तब उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो एसएसपी गाजियाबाद थे, सरकारें बदली वो लंबे समय तक डेपुटेशन पे सबैटिकल पे रहे और बदलाव की बयार बही तो फिर आ गए। ये जो भी ये इस तरह की बातें अगर आप व्यक्तिगत लेवल पर जानना चाहें तो किसी भी, मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में अच्छी पोस्टिंग पर रहा हूँ। जब मैं स्टेट में था, मैं सहारनपुर में था, मैं अयोध्या जी में था, उस समय फैजाबाद हुआ करता था जी। महत्वपूर्ण जिले हैं, प्रोफेशनली चैलेंजिंग असाइनमेंट्स थे, मैं वहाँ भी रहा। We'll come to your previous postings, especially I'm really keen to understand the investigation of नीतीश कटारा हत्याकांड। आप तब एसएसपी गाजियाबाद हुआ करते थे। ये एक फॉलोअप क्वेश्चन था अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर का। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार, आई एम बैक टू सुप्रीम कोर्ट सर, 11 अगस्त 2023 दोनों जस्टिस की टिप्पणी है। 5 से 10 लोग उसकी सुरक्षा कर रहे थे, अचानक कोई कैसे आ सकता है, गोली कैसे मार सकता है, ये कैसे हो सकता है। आपने कहा डिस्गाइज है, कितना आप प्रोटेक्ट करोगे। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज कह रहे हैं किसी की मिली भगत है, ये उनके ऑब्जर्वेशंस हैं रिकॉर्डेड। पता चला सर? अब ये तो उनका ट्रायल चल रहा है, जो एक्यूज थे सभी का, उनको भी वो हम लोगों ने जब भी उनकी पेशी होती है तो वो देखते कि ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ हो जाए। नहीं, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बचा, लोन वुल्फ और सम डीप कंस्पिरेसी। अभी तक उसके वास्ते इसकी भी न्यायिक जांच हुई जी। हु हायर्ड दोज असैसिन्स? हाँ, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन वो न्यायिक रिपोर्ट भी माननीय सदन में रखी गई हैं और उससे आगे की कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी केस, जिसमें वो और उनके भाई कहते हैं कि साहब जहर दिया जा रहा है जेल में, क्या कहेंगे? 70 बार लगभग, अगर मैं करेक्ट हूँ, 70 बार से भी अधिक टाइम मेडिकल एड विभिन्न हॉस्पिटल्स में दिए गए, जिसका रिकॉर्ड है जेल में। उसका परीक्षण भी हुआ, जो विसरे का प्रशिक्षण भी हुआ। अभी तक तो कुछ आया नहीं। कह सकते हैं घर वालों ने एफिडेविट दिया जी ऑनरेबल कोर्ट में कि हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं। उन्होंने जो चिट्ठी दी एफिडेविट के अलावा, उसमें ये भी लिखा, ये 21 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में मौगी दिया गया जो हलफनामा है वो है, मुझे सूत्रों से पता चला है कि मुझे जेल से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, पूर्व एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और यूपी के प्रमुख सचिव गृह का हाथ है। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। तो अभी तो जांच आयोग बैठा था जी, सभी जगह से जांच, न्यायिक आयोग पे तो सबको बिलीव है जी। अभी जब सदस्यता गई थी उनके ब्रदर की तो माननीय न्यायालय ने ही रेस्टोर किया था, तो उस चीज़ पे तो बताना चाहिए जाके। हाँ, ऑटोप्सी और विसरा में तो और क्लीन कितने चिट साल मिली। तक इन लोगों ने पंजाब से उनको यहाँ न लाना पड़े, कितनी लड़ाई लड़ी थी, ये तो आपको भी पता होगा। जी बिल्कुल, हमने बहुत डिटेल में रिपोर्ट भी किया, किन सहूलियतों के साथ पटियाला की जेल में रह रहा था और मुख्तार अंसारी। किन धाराओं में, आप कप्पन की बात कह रहे थे जी, तो आप ये भी रिसर्च करिएगा कि किन धाराओं में वहाँ इसको पर लेके वहाँ पर भी एक इंक्वायरी बैठी है, रामधानी कब रिपोर्ट आएगी। हाँ, वहाँ वो किन धाराओं में बंद थे और क्यों नहीं शिफ्टिंग हो रही थी। अगर मैं ये काउंटर क्वेश्चन की क्या बचाने की साजिश नहीं थी कि कन्विक्शन ना हो। आज के डेट में ये नहीं है, लेकिन ऐसे अपराधी कम से कम कन्विक्शन तो है, 2-2, 3-3 लाइफ कन्विक्शन सबका।
नहीं नहीं, इस बात से तो मतलब किसी का बहुत ही राजनीतिक आग्रह हो तो बात अलग है। कौन इनकार करेगा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब कुख्यात अपराधी हैं और इनके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जानी कुंटू चाहिए। सिंह, विजय मिश्रा, हाँ, भदौड़ा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे 50-60 लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन अब भाई प्रजातंत्र है, स्वतंत्र देश है, जैसी आप कुछ बताइए कॉन्ट्ररी व्यू आता है। जी, कॉन्ट्रेरी व्यू की आप बात कर रहे हैं डीजीपी सर। अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अतिरिक्त स्नेह है लगता है उनको आपसे, क्योंकि जब वो चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं तब भी नाम लेके आपकी शिकायत करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 4 लोगों का नाम लिया गया जिसमें आपका नाम भी था कि साहब इन लोगों को हटाया जाए, ये लोग भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या 2022 में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे जैसा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं? ये देखिए, इसके बारे में तो चुनाव आयोग खुद सक्षम है। अगर कोई बात गई होगी, माननीय आयोग ने सभी चीज़ें देखी होंगी। माननीय आयोग लगातार इन चीज़ों को, क्योंकि जब एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सभी चीज़ें आयोग के हाथ में चली जाती हैं, तो वो सभी चीज़ें देखते हैं। और आपको जान के ये भी होगी कि जो 2022 या 2024 के जो चुनाव थे, आम चुनाव, इसमें किसी तरह कोई हिंसा यूपी में नहीं हुई, कहीं भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिला। पर्सनली डू यू फील बैड कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ? देखिए, वो किस परिस्थितियों में बोला जाता है, क्या होता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसे भी आम चुनाव हुए जब मैं महत्वपूर्ण असाइनमेंट पे था, इसके पहले भी, चाहे वो विधानसभा के रहे हों चाहे लोकसभा के रहे हों। ऐसा संभव था, केवल एक चुनाव ऐसा था लोकसभा का जब मैं फील्ड असाइनमेंट में नहीं था, 2009। अब वो पहले की बात है, लेकिन मोस्टली मैं फील्ड में ही था। रादर फील्ड की पोस्टिंग से ही आज ही जाके मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चला गया। एक और एलिगेशन लगाया जा रहा है पुलिस पे, मंगेश यादव का एनकाउंटर सुल्तानपुर में 29 अगस्त को, ये जो भारत ज्वेलर्स में लूट होती है, 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा जाता है। विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है कि पिछड़े वर्ग का है इसलिए ये कार्रवाई हुई, और फिर उसके कुछ दिनों बाद एक दूसरी कार्रवाई होती है। लेकिन उससे पहले मंगेश यादव की मां सुल्तानपुर के एसपी सोमेन वर्मा, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही और 5 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और साजिश का आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन देती हैं। कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ना अपराधी की जाति होती है ना उस पर कार्रवाई करने वाले की, पर जो कन्वेंशनल विजडम काम कर जाए तो काहे का यूपी और काहे की पॉलिटिक्स। क्या है ये मंगेश यादव प्रकरण? इस संबंध में मैंने एक बड़ी विस्तृत प्रेस वार्ता भी की। पहले ये नैरेटिव चला कि ये था ही नहीं, ये बात चलाई गई कि ये था ही नहीं। तो वो भी वीडियो चला के पूरी दुनिया ने देखा कि कौन है ये लूट करते हुए, कौन हेलमेट में है। हाँ नहीं, और कौन, उसको बजाते नाम भी हम लोगों ने दिखाया प्रेस के थ्रू, रिलीज किया था कि ये फलाना है, ये फलाना है, कौन क्या कर रहा है। तो इस बात पे फिर वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई कि साहब कौन था। अब रहने की 12 सितंबर की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल थे। हाँ, हो सकता। दूसरा, ये वैसे बहुत कम घटनाओं में से है जिसमें 100% लूट का सामान बरामद हो गया हो। ये सब चीज़ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में था जिससे हम लोग अपनी चीज़ों को जनता के सामने रख पाए। घर का ही था कि साहब 2 महीना से, वहाँ के लैंग्वेज बोले कि 2 महीना से आए ना है गाँव। पुलिस को मंगेश से क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति विशेष से किसी को कोई समस्या नहीं है। ये पूछने वाले को भी समझना चाहिए जब उसके पास से लूट का माल बरामद हो रहा, तो क्या गहने पुलिस खरीद कर ला रही है? और वही गहने जो लूटे गए थे
ऐसा क्यों करेगी? बहुत सारी लूट होती हैं जो खुलती नहीं, बहुत सारे मर्डर होते हैं, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि CBI इंक्वायरी भी होती है, उसमें भी परिणाम नहीं आता। उनसे कौन पूछता है? आप ऐसी संस्थाएं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और जिन पे आप उंगलियां उठा सकते हैं, आप उन्हीं पे पूछते हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सरासर गलत आरोप है। और क्या सारी बहस इस पे आके रुक जाती है? अपराधी यादव है, सिंह है, दुबे है, खान है, ऐसा है कि अब लोग स्वयंभू किसी के पास कोई, क्योंकि इस तरह का कोई डाटा नहीं होता कि मारे गए बदमाशों की जात क्या है, लेकिन अपने मन से तमाम लोग निकाल रहे हैं। अब हम इससे किससे जाके कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, और कोई हम लोगों ने कोई ऑफिशियल चीज़ें जारी नहीं की। पर मंगेश यादव की धर्म का तो हो सकता है भाई, नाम आप देखें तो कुछ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। जैसे राजू किसी का भी हो सकता है, गुड्डू किसी का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आप ना कहिए तो भी आपके नाम से लोग चलाते हैं। कितने, अगर आप नोटिस दीजिए तो फिर आप कहें साहब प्रेस की आज़ादी पे हमला कर रहे हैं, प्रजातंत्र नहीं है। तो ये चीज़ है, व्यवस्था है, लेकिन क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सजग प्रेस भी होनी चाहिए, और इससे सुधार पे बहुत मौका मिलता है और आदमी अलर्ट रहता है कि हमारी हर एक चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेटमेंट DGP सर। आप लगातार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, हर किसी को राइट है। और नहीं, आप देखें जो भी समय समय पे, जैसे हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके डायरेक्शंस आते हैं। उनके डायरेक्शन से भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी आती है कि नहीं, कोई मुठभेड़ होता है सबको वीडियोग्राफी कराना है। वीडियोग्राफी होती है, उसमें चप्पल पहने दिखते हैं, चप्पल पहन के कौन जाता है एनकाउंटर करने? नहीं, ऐसा नहीं। उसके बारे में भी चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि वो फोटोग्राफ घटना के बहुत देर बाद की है। दूसरी चीज़ ये भी है, इसके बारे में भी हमारे पूर्व DGs ने कहा है कि जब गोली चलेगी, सूचना आएगी, तो उस समय रंग रोगन तो कराएगा नहीं कोई कि मेरा वर्दी प्रेस करो, डकैती पड़ रही है। और जब तक वर्दी प्रेस हुई, डकैती करके चले गए, आप जाके बस कारवां गुजर गया, बस गुबार देखते रहे। ये चीज़ें नहीं होती। बिना कोई चीज़ जाने जी, बिना कुछ समझे, ये ठीक है कि हमारे पास इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लोग कहें अपनी बातें कहने के लिए, ठीक है। वो उसको भी जो व्यक्ति विशेष है, अगर कोई ऐसी जगह होगी तो अपना जवाब देगा। पब्लिक स्फीयर में लोगों की आलोचना एक चीज़ है, और यदि पुलिस के एनकाउंटर में कोई मरा है तो उनके परिजनों का कोर्ट में हलफनामा, उसकी ग्रेविटी कुछ अलग होती है। मंगेश यादव की माँ CGM कोर्ट में जो एप्लीकेशन देती हैं उसमें लिखती हैं, 2 सितंबर 2024 की रात 2 बजे मेरे दरवाजे पर 4-5 पुलिसकर्मी आए। बेटे मंगेश को जगा कर ले जाने लगे। पूछने पर कहा पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, छोड़ देंगे। 3 और 4 सितंबर को जौनपुर की बक्सर थाने के पुलिसकर्मी रात को अचानक आए, वीडियो बनाते हुए कहलवाया कि तुम्हारा लड़का 2-3 माह से घर पर नहीं है। फिर 5 सितंबर को पुलिस आई और कहा सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस से जाकर अपने लड़के मंगेश की लाश ले जाओ। ये अब एक गंभीर इल्ज़ाम है जो लगा ये तो मामला सब जुडिस है ही। हर एक व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, लेकिन ये भी है ना कि दीज आर पोस्ट फैक्टो। ऐसे भी होते हैं कि पुलिस उठाती है, तुरंत एक वायरलेस कर देते हैं, हमारे 112 को मैसेज कर देते हैं। आपको शायद ये भी मैं कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि UP 112 का रिस्पांस टाइम आज के डेट में बेस्ट है इंडिया में, बिलो 8 मिनट्स। 112 से ही फ़ोन करना है और तुरंत वहाँ 7 मिनट 8 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है, इवन दूरस्थ इलाकों में भी। तो वो तो लबे रोड की बात है, बक्सा थाना, मैं खुद ही SP रहा हूँ जी, रोड पे ही थाना है। हो सकता है कि इनका गांव अगल बगल हो कहीं, तो चीज़ें हैं। इसको देख जैसे सक्षम स्तर पर इस पर न्यायालय में निर्णय होगा,
कोई दिक्कत नहीं। ओके, एनकाउंटर और इन सब की बात हो रही है और चूँकि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें बोल चुका हूँ, एक मैं पुराने केस पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब भी हम किसी सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात करते हैं तो जो एक बात आती है कि साहब कन्विक्शन आप करा रहे हो कि नहीं। आप भी बार बार कह रहे हैं कि साहब 40 साल पहले थे। नीतीश कटारा केस के बारे में बताइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन थी जो ट्रायल में दुरुस्त पाई गई। एक बच्चा गायब हो जाता है, एक खबर मिलती है कि साहब फलाना फलाना एक लड़का है जो कि IMT का स्टूडेंट है। डेट मुझे नहीं पता, पर हमको लगता है ये 2001 वगैरह की बात है। तो उसकी ढूंढ होती है, लेकिन वो डेड बॉडी यहाँ नहीं मिलती गाज़ियाबाद जनपद में। वो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ के अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक ऐसा केस आता है, सूचना आती है वायरलेस से कि साहब इस तरह से एक डेड बॉडी है जो कि ऐसा लग रहा है किसी अच्छे घर का बच्चा है। अच्छे से उनका तात्पर्य समृद्ध घर का। हाँ, मतलब समृद्ध घर का है, जो उसके जो बॉडी पे जो कपड़े वगैरह हैं उससे। तो और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारी पत्नी ही थी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। डिम्पल वर्मा जी की आप बात कर रहे हैं। जी जी। 1989 बैच की उत्तर प्रदेश काडर की IAS ऑफिसर। तो ये इस बात की सूचना मैंने मतलब कि उस समय तो ये नहीं था, जो बच्चा गायब था उनकी माताश्री को दिया। दे वर वेरी वरीड, और वो लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनके जो बच्चे के नाना मिस्टर कौल अपने ज़माने के बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर, लखनऊ के SSP भी रह चुके थे। हम लोग भी पूरी तन्मयता से और तत्परता से लगे थे, और फिर उन चीज़ों को तो मैंने इनको लेट इवनिंग करीब 8 बजे हमने कहा कि मैम इस तरह से एक है, तो कैन यू कम। लेकिन मुझे ये भी कहने में डर लगा था, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा चीज़ मैं उनको बता रहा था कि पता नहीं मदर का क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन वो बहुत ही मैं कहूँगा कि उस तरह की महिला या माँ ईश्वर सबको दे, ब्रेव मदर भाव। और उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँ। एंड फिर वो रात में ही गई, और उस समय मोबाइल नए उस पर इनकमिंग पे भी चार्जेज लगते थे। तो ये फरवरी 2002 की बात है। हाँ, 16-17 फरवरी की दरमियानी रात कत्ल हुआ था, और उसके बाद 2002 फरवरी की बात जी। अच्छा, हाँ। तो फिर वो वहाँ उन्होंने पहचाना, और फिर वो मेरे पास आए। तो एकदम रात्रि में ही मैं मिला, तो मैंने कहा कि आप इतना डेड श्योर कैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं माँ हूँ, और मैंने उसके पाँव से पहचाना वो मेरा बच्चा। मस्ट बी वेरी हार्ट रेंचिंग। बहुत वो था। और फिर हम लोगों ने उसमें कार्रवाई की, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने कन्विक्शन सिक्योर किया। और रेस्ट तो उसमें बहुत कहानियाँ हैं। बहुत ही टफ बैटल था, लीगल बैटल। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ दिन हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोग पेशी पे जाते थे, एंड इट वाज मॉनिटर्ड। फिर मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई भोपाल से, और वहाँ वो किसी बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड में बंद हो गए थे। फिर उनको लाया गया, और उस समय भी फिर यही लफड़ा चला कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और अनइंटरप्टेड विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट उसका टेलीकास्ट हुआ थ्रू आउट भोपाल से यहाँ तक का। और आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, प्रलोभन, नहीं, दबाव? पॉलिटिकल फैमिली थी, सभी लोग अपनी बात तो करते हैं। सभी लोगों ने उस समय DP यादव ने आप तक पहुंचने की कोशिश की?
नहीं, जो जनप्रतिनिधियों के थ्रू चीज़ें हुई थी, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो बता दिया गया, उसमें कोई ऐसी। अब वो चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई, सो आई डोंट वांट टू। चीज़ें पुरानी हो गई हैं, पर मेरे सामने जो आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, ऐसे भी राजनीतिक लोग थे जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो अब उन लोगों के बारे में बात करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेशर था। और विपक्ष के नेता हैं, जिक्र करेंगे तो फिर ये भी होगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, अब इन चीज़ों पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को रेकअप नहीं करना चाहता। व्हाट वाज योर रिएक्शन सर, जब 22 अप्रैल 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कटारा की फरियाद पर ये निर्देश दिया कि केस को दिल्ली की सेशन कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर केस यूपी में चलेगा तो इट विल बी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एज एसएसपी वहाँ जाता था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी हुई, फिर उन्होंने हमें मेरी व्यक्तिगत एवरी हियरिंग पे, इट वाज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वाज मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो। Initially for 2-3 dates it was monitored by Supreme Court also, and they were satisfied, and that's why we secure conviction. हाँ, मतलब 2016 में सुप्रीम कोर्ट से भी सुखदेव पहलवान को, विशाल को, इन सबको, हाँ, सबको मिला सजा। नहीं, 2008 में 8 या मैं डेपुटेशन गया था, वहाँ पे डिसीजन आया था जी। 2008 में जो इनिशियल कन्विक्शन हुआ था। इनिशियल, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल वर्डिक्ट आया सर, वो 3 अक्टूबर 2016 को आया। विशाल यादव को 25 साल की सज़ा, सुखदेव पहलवान को 20 साल की सज़ा। लाइफ कन्विक्शन उनको 2008 में उनको निचले अदालत से मिला था। उस समय मुझे याद है, मेरी बात मदर से हुई थी, और उनके मैटरनल ग्रैंड अंकल भी लाइव थे, मैंने उनसे भी बात किया था, एंड दे वर हैप्पी। हमारी एक साथी पत्रकार हैं, इंटरव्यूअर ऋचा अनिरुद्ध जी, उन्होंने अपने कार्यक्रम में जब नीतीश कटारा की माँ से ये सवाल पूछा कि इतनी मुश्किल लड़ाई न्याय के सामने, बाहुबली जिस पे इतने आपराधिक मुकदमे हैं, सब हैं, तो कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि वाई मी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो नीलम कटारा जी ने जवाब दिया कि जब मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, इतनी अच्छी लाइफ मिल रही थी, तब तो मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि वाई मी। एंड दिस इज समथिंग व्हेन ऋचा जी शेयर्ड विद मी, इट स्टेड विद मी। प्रशांत कुमार जी, जब कोई केस बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है, बहुत मीडिया के उसमें आ जाता है, या बहुत कोर्ट की नज़र हो जाती है, तब आपको लगता है कि एडिशनल प्रेशर्स काम करने लगते हैं, जैसे हाथरस का केस हो, नीतीश कटारा केस हो, क्योंकि अपराध अंततः तो अपराध है ऑन द स्केल, पर चूंकि वो स्पॉटलाइट इतना है, और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी हो जाता है कि साहब मोबिलाइजेशन हो रहा है, जल्दी से कुछ कर दो, जल्दी से, इस तरह की बात भी चलती है यूपी के पार कॉरिडोर्स में। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और हर एक पुलिस अधिकारी अनलेस अनटिल, देखिए समाज से ही सभी लोग आते हैं, तो खराब लोग और अच्छे लोग सभी जगह होते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, और जीवन के सभी जो रास्ते हैं उसमें सभी अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है वो इस तरह की चीज़ें नहीं जानता, चाहता कि कोई ऐसी चीज़ें करे, शॉडी इन्वेस्टिगेशन करें जिससे कि विभाग का नाम या उसका व्यक्तिगत नाम खराब हो। और चूँकि आदमी इस तरह के जॉब में है, तो ऐसा सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता कि आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें कि साहब ये थे तो उनके समय ऐसे हुआ था। अभी एक और मैं और चीज़ एक बताऊं कि हम लोगों ने एक ऑपरेशन कन्विक्शन चला रखा है अभी, और पिछले 13 महीने में हम लोगों ने 55,000 कन्विक्शन सिक्योर किए हैं, और जिसमें से 47 कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्युदंड, और पिछले 7-8 साल से लगभग 80,000 कन्विक्शन हम लोग करा चुके हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है
कि चार्जशीट के बाद से हम अपने कोई तीसरी न करें, हम गवाहों को भी पेश करें, हम गवाही देने भी जाएं और हमारा प्रोसिक्यूशन भी ऐसा हो कि हमारी जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वर्टिकल्स हैं वो इस तरह से आपसी सामंजस्य से काम करें कि समाज में मतलब जो पीड़ित के साथ न्याय हो जाए। जो हमारी नई संहिता आई है उसका मोटो यही है कि अब दंड नहीं देना, अब न्याय करना है। जो 23 का एक्ट है तो अब न्याय देने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा कदम है जो कि एक जनरल परसेप्शन यूपी पुलिस के बारे में बनाया गया है कि साहब ये वो किसी को पकड़ा और कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इसके लिए बड़ी प्लानिंग और बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। 55 हज़ार कन्विक्शन 13 महीने में कोई सामान्य बात है? होता क्या है कि इन कन्विक्शंस पर उतनी बात नहीं होती, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। कन्वीनियंट चीज़ें हैं ना, बात उस पे होती है। कई लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार एक टॉप स्कीम चलाती है, टारगेट द पोडियम स्कीम। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं करना है, निशानेबाजी में वो जो बुल साइड टांगा जाता है वो सब उसकी जगह टांग दीजिए एक पैर, और यूपी पुलिस के लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि उनको टांग पे गोली मारने का बड़ा अभ्यास है, मेडल तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। इस तरह से ऐसा होता है। मैंने बहुत बार कहा कि ये चीज़ें जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिडिक्यूल करते हैं किसी भी चीज़ को, जी, उपहास। तो जो शौर्य करता है या जो वीर होता है ना, उसकी वीरता का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर सीने में मार दे तब क्या होगा? तब तो सारी पढ़ाई लिखाई फिर कहेंगे साहब वो तो कानूनी बताया गया है कि पहले पाँव में ही मारना है, NHRC का डेटा और फिर बाकी डेटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं। क्या विचार था ऑपरेशन लंगड़ा शुरू ऐसा करने है कि के आप पीछे? मुंह से भी काट रहे हैं, पूंछ से भी काट रहे हैं, आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। पुलिस सॉफ्ट टारगेट होती है क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैंने आपको बताया बिकॉज हमारा रंग ही अलग है, खाकी है जी, समान आदमी की तरह नहीं है। क्या विचार था ऑपरेशन लंगड़ा के पीछे? आप मेरठ में रहते हुए ये तत्परता से शुरू हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। नहीं, पर इतना स्पेसिफिक नाम नहीं, ये तो फिर डेटा रिलीज होना। हाँ, अब जैसे मीडिया है ये तरह तरह की चीज़ें बनाती है, बहुत सारी चीज़ें अपने से भी बन जाती हैं, किदवंतियाँ बन जाएंगी। कोई कहते हैं साहब 400 मार दिए, 300 मार दिए, ये सब ऐसी इसमें सब कोई सत्यता नहीं होती। चलिए सत्य जान लेते हैं। प्रशांत कुमार, IPS 1990 बैच, कितने एनकाउंटर किए हैं आपने? नहीं, हम तो वैसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो तो लीडर को पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, जैसे सांडू वाले केस में हुआ था। हाँ, नहीं सभी जगह। उसके पहले मैं सोनभद्र में था, नक्सल गतिविधियाँ थीं, कोई नहीं, अंडर द कारपेट कि साहब कुछ नहीं है, सब अमन चैन है। तेंदुपत्ता में हर एक बार घटना होती थी, मैंने एक रिपोर्ट भेज दी। दिस इज लेट 90s। हाँ, 94 95 मिड 90s। हाँ, ये और उसके बाद से जौनपुर से पहले की पोस्टिंग थी शायद। हाँ। तो हुआ कि थोड़ा डिटेल में बताइए सर, किस तरह से था वहाँ तो वो वहाँ नक्सलिज्म मतलब ऐसे लोग थे जो पार्टी कह के होते थे, जो पार्टीज बोलते थे कि पार्टी वाले आए थे। अच्छा, नक्सलियों के लिए पार्टी वर्ड चलता था वहाँ। तो मुझे भी लोगों ने बताया, घटना भी होती थी, और मैंने पूछा कि वहाँ कोई फाइल है, कुछ है? साहब कुछ भी फाइल नहीं है, कोई डेटा नहीं था हमारे पास। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी, तो ऑब्वियसली ये तो स्लाइटली अनईजी चीज़ें हैं कि साहब आपके जाते अभी तक तो सब ठीक था और आपके जाते ये शुरू हो गया। ये आप एक नई चीज़ बता रहे हो कि नक्सली भी घुसा है यूपी में। तो फिर हुआ कि साहब हमने कहा भी हमने तो लिखा है, आप चेक कराइए। इट वाज चेक, पता चला कि वो तो SP के घर पे अटैक करने वाले हैं। ओके। फिर यहाँ से 2 ADG स्तर के अधिकारी भेजे गए कि भाई आप कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय संभवतः कल्याण सिंह जी रहे प्रेसिडेंट रूल था। नहीं सर, ये हमारे DGP थे उतने, उस सीनियरिटी पे हम लोग DGP को ही सब कुछ मान के चलते थे। नहीं, आपका पहला जिला था। नहीं, हमारा तो वो तीसरा चौथा जिला। बतौर SP? नहीं, बतौर SP मेरा 3rd जिला था। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल आप कर चुके थे। उसके पहले भदोही कर चुके थे। उसके बाद सोनभद्र। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड। SP भदोही, SP इंटेलिजेंस, फिर पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद सोनभद्र। कल्याण सिंह जी रहे होंगे शायद।
क्योंकि 96 के चुनाव, मुझे तो इतना याद है कि हरदास राव साहब हमारे डीजीपी थे। हाँ, अच्छा खासा आपका 14 महीने का टेन्योर था। हाँ, बहुत सीखा हमने। हमारे अधिकारी भी अच्छे थे वहाँ। हमारे सुल्तान सिंह साहब भी कुछ दिन बॉस रहे, डीआईजी रहे। रोमेश भंडारी थे शायद गवर्नर। हाँ, रोमेश भंडारी। राइट, क्योंकि वो चल रहा था, मायावती जी और कल्याण सिंह जी भी 6-6 महीने पर, वो भी फार्मूला आया। हम लोग उस समय बहुत सर्विस में नए थे, तो हमारे लिए माई बाप उस स्तर पे डीजीपी होते थे, उन्हीं का आदेश हम लोग मानते थे। और हमारे बहुत अच्छे आईजी थे, जैसे करमवीर सिंह, वो भी डीजीपी होकर रिटायर किए। जी जी। सो यू रोड टू हेडक्वार्टर कि यहाँ पे एसपी ऑफिस को बढ़ाने की। उसमें काफ़ी मैंने ये लिखा कि मुझे लगता है कि यहाँ सिस्टमेटिक सुधार की आवश्यकता है और लोग एलिनिएट हो रहे हैं मेन स्ट्रीम से। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें मिसक्रिएंट्स की गलती है, और नक्सल के नाम पे उसमें मिसक्रिएंट्स भी मिले होंगे, गुंडे बदमाश सब। हाँ, जैसे सब जगह है। आप देखिएगा कहीं भी जाएंगे तो इस तरह के लोग ही रहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे आधे से ज़्यादा लोग गैर विचारधारा वाले रहते हैं, वो सभी विचारधारा के साथ चलते हैं। जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ। तो फिर हम लोगों ने उसमें काफ़ी गश्त वस्त किया बॉर्डर एरिया में, और पूरा विंडमगंज, बिहार से भी हम लोग जाते थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे पास संसाधन थे हमने उसमें सुधार किया, और हमें मुख्यालय से पूरा सहयोग मिला। और जो भी हमारे स्तर से हो सकता था, बहुत सारे प्रपोजल्स हमने भेजे जो अब थाने चौकी में कन्वर्ट हो गए। वहाँ एसपी का रेजिडेंस नहीं था, वो भी हमने लिया। वहाँ भी एक इंक्रोचर से उसी समय झगड़ा हो गया, और उसने बड़ी कप्तान साहब के बंगले के लिए झगड़ा हो गया? नहीं, हम वो एक जो फैक्ट्री थी सीमेंट की, वहाँ रहते थे, लेकिन प्रॉपर घर डीएमएसपी का नहीं था। तो उसके लिए कुछ ज़मीन एक्विजिशन हुआ, तो उस पर ऑलरेडी लोग इंक्रोच किए हुए थे। वहाँ बड़ी इस तरह के स्टेट ज़िलों में बड़ी गरीबी है उस समय थी, और काफ़ी पिछड़ापन था। जिसके पास था तो लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा था, और जिसके पास नहीं था उसके पास कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी सुविधाएं की गई। पुलिस वाले भी ऐसे दूर दराज के थानों में पोस्टिंग नहीं चाहते थे, पनिशमेंट माना जाता था। हाँ, लेकिन मैंने उनको दूसरा रास्ता निकाला कि 6 महीने, हर एक आदमी को 6 महीने जाना है, और स्वयं रवानगी करके जिस दिन 6ठा महीना होगा रवानगी करके मेरे सामने पेश हो जाना। तो सब हंसी खुशी फिर चले। हाँ, 6 महीना एवरीबॉडी वाज। तो कैलेंडर में दिन काट काट के कर लिया? नहीं, सभी अच्छे, सभी बहादुर साथी थे, सभी लोगों ने काम किया, तभी चीज़ें हुई। एक दो उस समय घटना बड़ी भी हो गई। क्या? रात में मर्डर हो गया। नक्सलियों ने का जायसवाल थे कोई, उनका गला काट दिया। और फिर अब वहाँ जाए कैसे? तो कोई कहे कि साहब ये तो ट्रैप है, ये रास्ते में आपको इनकाउंटर कर देंगे, अटैक कर देंगे। हमने कहा मान ले कि हम नहीं गए, हमारे जवानों को मार देंगे, वहाँ थाने पर अटैक कर दें, तब मैं क्या करूँगा? तो हमारे पास उस समय सीआरपी वगैरह थी, पीएससी भी था, तो हम लोग जैसे थे वैसे चले गए, और वी टुक रिस्क। तो रिस्क तो लेना पड़ता है, ऑपरेशन में तो रिस्क लेना पड़ता है। तो बैटल ऑफ विट्स है। बैटल ऑफ विट्स, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। योर नेक्स्ट पोस्टिंग वाज एसपी जौनपुर। जी। जौनपुर के पत्रकारों ने कहा डीजीपी साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा धनंजय सिंह का क्या किए थे? क्या किए थे सर? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। उस समय वो उन पर कुछ इनाम था। धनंजय सिंह इनामी अपराधी थे? हाँ, 2 लोग ऐसे थे जो कि जिस पर 10,000 का इनाम था। तो एक तो पुलिस एक्शन में मारा गया, जो चौथ वसूलता था। फिर दूसरा व्यक्ति सरेंडर कर गया। नाम नहीं ले रहे आप? हाँ, नहीं, जिसका नाम आपने लिया, बुर्का वगैरह पहन के सरेंडर। थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। नहीं, अब वो पुरानी बात है, उतना वो तो जिससे आपने बात की होगी उन्होंने आपको पूरी कहानी बताई। अरे वो कहानी बताएं और खुद यूपी के डीजीपी कहानी बताएं, फर्क है साहब। ग्रेविटी में कौन बता रहा है, कौन कह रहा है? हाँ, नहीं, मेरे लिए तो कोई व्यक्ति। धनंजय सिंह बुर्का पहन के कहाँ घूम रहे थे? नहीं, वो कोर्ट में सरेंडर किया, विथ बैटरी ऑफ एडवोकेट्स। और आप लोगों को टिप मिल समय नहीं था वो, क्योंकि वो इनामिया बदमाश था। आप लोगों को पहले से टिप मिल गई थी कि वो?
नहीं, ऐसा तो नहीं था लेकिन एक बार आदमी जब वकीलों के साथ जाता है, कोर्ट प्रेमिसेस में रहता है, तो सभी चीज़ के लिए, और बाद में तो हम लोगों ने पूछताछ की। इंटरेस्टिंग। रिमाइंडेड मी ऑफ अ सीन फ्रॉम फिल्म गंगा जल, प्रकाश झा की फिल्म है, और उसमें एक आपके होम स्टेट का एक सीन है। ये होम स्टेट से याद आया, आपका काडर तो तमिलनाडु था। जी जी। ज़रा यूपी आने की कहानी बता दीजिए। नहीं, मैं तो वहाँ था आराम से जी। सो यू कैन स्पीक तमिल फ्लुएंटली? नहीं, उस समय मैं सीख रहा था और काम चलाऊ जानता था, और मैं एक सब डिवीज़न था तिरुनेलवेली ज़िले में, वलियूर, जहाँ आजकल एक कुदमकुलम करके न्यूक्लियर प्लांट है जी। उस समय उसके लिए लैंड एक्विजिशन होता था हमारे सब डिवीज़न में, तो थोड़ा बहुत विरोध भी होता था, प्रोटेस्ट चल रहा था उन दिनों। नहीं, उस समय तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे था। प्रोटेस्ट तो बाद में जब बन गया, कमीशन के समय भी हुआ, क्योंकि वो भी एक, ये सब जब जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके साथ भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स चलती है कि वो ऐसे लोग होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भूमि एक्विजिशन की कार्रवाई थी उस समय भी कुछ लॉ ऑर्डर था, और उस समय फिर मैरिज के बेसिस पे मेरा काडर चेंज हुआ, शादी ठीक हुई। तो आपकी पत्नी डिम्पल वर्मा जी 1989 बैच की यूपी काडर की आईएएस अधिकारी की वो अफसर थी। तो ये हुआ कि वो हम लोग के गृह राज्य के नज़दीक था, जबकि अब लगता है कि वो भी अच्छा था। ऑल इंडिया सर्विसेज में सब तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैंने देखा अभी एक केरलाइट अफसर था, वो पंजाबी बहुत अच्छी बोल रहा, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये भी भाग्य सबको नहीं मिलता, लेकिन सब चीज़ डेस्टिन्ड रहता है, और फिर मैं यहाँ आ गया। कैसा रहता है? पत्नी आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो पोस्टिंग साथ साथ नहीं होती, और वो आपकी फैमिली लाइफ, स्पेशली आपके बच्चे को बहुत प्रभावित करती। पर ये तो आप लोग कर, अब आप डीजीपी हो, और सब लोग ये भी कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास भी हो। खास हो ना हो, डीजीपी तो हैं ही, ये बात तो तय है। नहीं, जो भी डीजीपी रहता है, किसी भी स्टेट का रहता है, वो ट्रस्टेड आदमी ही रहता है। जी बिल्कुल। कोई भी ऐसे तो अब आप ये करवा दीजिए ना कि कई उत्तर प्रदेश में ऐसे आईएएस कपल हैं, आईएएस आईपीएस कपल हैं, कि उनकी ऐसी पोस्टिंग रहे कि उनकी फैमिली लाइफ भी दुरुस्त रहे, क्योंकि अगर किसी का पारिवारिक जीवन दुरुस्त रहेगा तो वो बेहतर पुलिसिंग करेगा। देखिए, ये भी प्रयास शासन तरफ से होता है, बट कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, स्पेशली जो फील्ड जॉब होती हैं जी, उसके लिए इतना पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता। अगर आप फील्ड में नहीं हैं तो मोस्टली एडजस्टमेंट हो ही जाता है। पुलिस में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन प्रशासनिक लेवल पे वो एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट की बात ठीक है डीजीपी साहब, लेकिन ये जो संडे की आपकी ब्रीफिंग होती है, इसको लेके कह नहीं पाते हैं आपसे, हमसे कहते हैं, और हमारे जैसे बहुत मित्रों से कहते होंगे। ये जो महीने के आखिरी में 31 दिसंबर को संडे की शाम को ये जो मीटिंगें होती हैं ऑनलाइन, तो वो कहते हैं भाई हमारी फैमिली लाइफ तो वैसी नहीं है, पुलिस की व्यवस्था भारत में ऐसी है कि वीकली अवकाश नहीं मिलता है। खुद आपकी पत्नी से बातचीत करते हुए हमें पता चला कि आपके चक्कर में उनकी एलटीसी लैप्स होती हैं। तो ये कहाँ है वर्क लाइफ बैलेंस भाई? ये देखिए, जो भी व्यक्ति पुलिस में है वो ये चीज़ तो पहले से मान ले कि उसको छुट्टी की वो स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जबकि यथासंभव हम लोग छुट्टियां देते हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं होता कि साहब 10 दिन की छुट्टी। आप खुद नहीं लेते हैं? आप देते कहाँ हैं? ना आप देते हैं ना खुद लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग छुट्टियां भी देते हैं, और पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए। लेकिन पारिवारिक आवश्यकताएं कुछ इतनी ज़्यादा भी होती हैं जो कि संभव नहीं होता, क्योंकि शायद ही कोई यूपी पुलिस का आईपीएस ऑफिसर हो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर, नहीं ये देखिए, जिसने जितनी शासन से छुट्टियां मिलती हैं बाय रूल सब की सब ली हो, शायद ही कोई ऐसा हो। हाँ, जो फील्ड के अधिकारियों के बारे में मैं कह सकता हूँ जी, उनके लिए सारी छुट्टी अवेल करना संभव नहीं है, लेकिन यथासंभव हम लोग छुट्टियाँ देते हैं। कोई ऐसा पर्सनल ओकेजन्स रहता है, शादी है या घर में कोई ऐसी गमी हो गई,
तो छुट्टियां डिनाई नहीं की जाती हैं। और कमिटमेंट्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि सालों भर आवर हैंड्स आर फुल। कभी पर्व है, कभी त्यौहार है, कभी लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पर फील्ड छोड़ना इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड नोबडी कैन टेक रिस्क ऑल्सो। ऐसे भी होता है कहीं गए, ऐसे CPs भी हैं जो छुट्टी लेके गए और आधे रास्ते से कांड हो गया, फिर आना पड़ा। हाँ, आना पड़ा। अब वो उनसे कोई कहता नहीं कि आप आइए, बट उनका भी कमिटमेंट इतना है कि भाई अगर हम नहीं रहेंगे क्या लोग सोचेंगे कि ऐसी घटना हो गई और हम यहाँ घूम रहे। पर संडे शाम की VC तो ख़त्म की जा सकती है। नहीं, वैसे तो बहुत रेयर होती हैं कि संडे शाम को कोई VC हो रहा, मुझे नहीं लगता। हम लोग भी चाहते हैं कि दिन में, आफ्टरनून में जो लीन पीरियड होता है उस समय मीटिंगें कर ली जाए, जिससे कि चीज़ें सही हो जाए। ये मैंने कई जिलों में और उसके ऊपर मैंने क्या है भाई, मैं जा रहा हूँ DGP साहब का इंटरव्यू करने, बोले VC शाम की। अच्छा, आप इतने समय से DGP हैं और आपने खुद कहा कि जो मुख्यमंत्री का विश्वस्त होता है उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। पुलिस को जो फंड मिलते हैं पेट्रोलिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, बहुत नाकाफ़ी होते हैं। ये बात तो आप मानेंगे। जो ऑन पेपर जितनी चीज़ें मिल रही हैं, रूरल एरिया में एक थाने को, थानाध्यक्ष को गश्ती के लिए जितना डीजल मिलता है उतने वो कितने दिन और कितनी गश्त कर सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसी एक लंबी सूची है। नहीं, मैं इसके बारे में आप खुद सर्वे करिए। ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पिछले 10-15 साल में, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 7 साल में जी, 15 साल में काफ़ी बदली है। और अब टोकन सिस्टम से पेमेंट होता है। जैसे हमारी 112 की गाड़ियाँ, फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल तो हमारी वही है, और करीब 4-4.5 हज़ार गाड़ियाँ हैं, 2 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिला के पहले वो जाती हैं। फिर पहले एक गाड़ी खटारा होती थी, अब कोई ऐसा थाना नहीं है उत्तर प्रदेश का जिसमें 2 गाड़ी मिनिमम ना हो। इसके अलावा हम लोगों ने पिंक वो पेट्रोलिंग के नाम पे भी गाड़ियाँ दे रखी हैं। अन्य भी कंट्रोल रूम की गाड़ी अलग से होती है। तो गाड़ियों का, फंड का, अब तो प्रत्येक थाने को अलग से पैसा दिया जाता है। आरोपियों को पकड़ने के लिए सर कभी कभी कितना दूर जाना पड़ता है। देखिए वो एब्रेशन, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और ये कोई यूपी पुलिस स्पेसिफिक चीज नहीं, इन जनरल आई एम सेइंग एंड ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि पुलिस को जितने मद की आवश्यकता है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक, कि एक अपराध हुआ, आपको पता चला कि साहब जो आरोपी है लोकेशन उसकी बंगाल मिल रही है, मालदा मिल रही है, बक्सर मिल रही है, बुरहानपुर मिल रही है, और जितने आपको स्विफ्ट एक्शन करने हैं, क्या हमारी पुलिस के पास फाइनेंशियली उतने रेडी अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं ऑन पेपर? तो अब एकदम है। और हम लोगों की जो पुलिस बजट है, ओवरऑल पुलिस बजट है, वो पिछले 7-8 साल में 3 गुना के करीब हो। तो ये चीज़ें जब परफॉर्मेंस हो रहा है तो वही मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जी। जैसे भर्ती है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भर्ती हो गई, 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रमोट हो गए टाइम से। ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। हमारे फोर्स का प्रोफाइल यंग है। जिस फोर्स में 1 लाख आदमी आ जाए, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस संगठन सिविल पुलिस उत्तर प्रदेश का है। प्रत्येक वर्ष 10,000 से 12,000 लोग रिटायर होते हैं। छोटे स्टेट की तो उतनी नफरी भी नहीं होती होगी। फिर नियुक्ति में किसी तरह का कोई दबाव नहीं, मेरिट बेस्ड नियुक्तियाँ। तो केवल ये कि साहब पुलिस ने कहा इसको मार दिया, ऐसे कर दिया, कोर्ट्स बनाए गए, कन्विक्शन का मैंने आपको बताया, हमारी बैरकों की सुविधाएं बढ़ी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 11-11 मंजिले बिल्डिंग्स हमारे सिपाहियों के रहने के लिए बनी। उनके लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए कल ही 1,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस फंड हमारे स्मृति दिवस परेड पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया। और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो आने वाले वक्त में? नहीं, हमारी ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ी है।
ट्रेनिंग की कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना हो चुकी है, क्योंकि हमने अभी 60,000 लोगों को ट्रेन करना है। इस पर भी सवाल उठे कि अगर रेगुलर इंटरवल पे भर्तियां होती रहे तो एकदम से जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पे लोड आता है, ऐसी कोई बात चल रही है कि पीरियोडिक होती रहे चीजें? होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए। हमारे लिए इसके लिए आयोग भी है, अपना भर्ती बोर्ड है जी, पुलिस भर्ती और जो समय समय पे करता है, जिसके कारण हमारे प्रमोशंस तो एकदम ऑन टाइम चल रहे हैं और भर्तियां भी चल रही हैं। उसमें कभी कभी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। एक आध जगह भर्तियों का भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो भर्तियों को की शुचिता को भंग करता है। पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर गैंग होते हैं। कि केवल पुलिस की है, ये सभी विभागों की होते हैं और सभी स्टेट्स में होते हैं। ये तो पहला ऐसा था जो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में 60,000 की भर्ती कराई। उसमें इतने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए हमारे भर्ती बोर्ड ने और शासन के ऐसे निर्देश थे कि पूरी तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से भर्तियां कराई गई। एक भर्ती है जिस पे सवाल उठता है, जब कोई आरोपी पुलिस की हिरासत में भर्ती होता है और फिर मारा जाता है। संक्षेप में इसको कहते हैं हिरासत में मौत। जी। 26 जुलाई 2022 केंद्रीय गृह मंत्रालय लोकसभा में बताता है, यूपी में साल 2021-22 में हिरासत में हुई मौत से जुड़े 501 मामले दर्ज किए गए। उसके पिछले साल 451 थे। किसी भी देश के राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा। एनसीआरबी फिर से उस पर आते हैं। हिरासत के दौरान रेप के भी 9 मामले दर्ज हुए, देश में सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें कई उदाहरण भी हैं, जैसे 11 अक्टूबर 2024 विकास नगर में दलित युवक अमन गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में मौत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ट्वीट किया। 13 जुलाई 2024 जालौन में 35 साल के व्यापारी राजकुमार की पुलिस हिरासत में मौत हुई। मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। परिवार वालों ने कहा बुरी तरह पिटाई की। परिवार ने आरोप से इनकार किया। एनएचआरसी ने इसमें नोटिस जारी किया। 18 जून 2024 फिरोजाबाद के नगला पचिया में बाइक चोरी के आरोप में दलित युवक आकाश सिंह को गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बाद हिरासत में मौत। पोस्टमार्टम से पता चला चोट के 14 निशान, मरने की वजह हेड इंजरी। 21 मार्च 2024 बागपत पुलिस कस्टडी में 28 साल के विकलांग व्यक्ति प्रवीण कुमार की मौत, चोरी के मामले में गिरफ्तार। परिवार ने टॉर्चर का आरोप लगाया। ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है। क्या कहेंगे डीजीपी साहब यूपी पुलिस की हिरासत में मौतों पर? नहीं, जो आप नक्शे बता रहे हैं वो पुलिस नहीं है। अगर आप उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो हिरासत में मौत है जी। वैसे तो कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे जो जेल में रहते हैं वो भी हिरासत में ही रहते हैं। लेकिन ये तो पहला ये नंबर जो है, जो नंबर पहला तो ये है कि जो एग्जैक्टली पुलिस कस्टडी की बात है वो संख्या करीब 10 या 12 प्रत्येक साल की है। रेस्ट जो जेल में मरते हैं, जो नेचुरल डेथ्स होती है, वो भी कस्टोडियल डेथ ही मानी जाती है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। जेल में लोग सुसाइड करते हैं, वो भी कस्टोडियल डेथ ही में काउंट होता है। अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे, आइडियली एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन यूएस में भी कस्टोडियल डेथ अगर आप देखेंगे, यूएस के भी शूट आउट का देखेंगे तो उनकी संख्या भी काफ़ी नंबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं साहब वो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है। हमारी ओल्डेस्ट हो सकती है लेकिन सबसे डेवलप्ड डेमोक्रेसी वहाँ की है। नहीं सर, यूएस की तो डेवलप नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है। हम मतलब नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज सर। उनके आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए। तो वो हो सकता है, वहाँ के बारे में मैंने नक्शा नहीं देखा, तो संख्या कम है। और ऐसी, और जहाँ भी ऐसे डेविएंट बिहेवियर होता है जिसमें कोई गुड, जैसे अब मैं अभी हाल फिलहाल बताऊँ, ये लखनऊ में जी एक सूचना आई कि कहीं पे जुआ हो रहा है। वो रजिस्टर्ड, जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि 112 पे फ़ोन करिए तो इवेंट जनरेट होता है जी, कॉल जनरेट होता है जी, कि और उसमें लिखते भी हैं कॉल, जो हमारे एक्सपर्ट वो कॉल टेकर्स होते हैं, लिखते हैं कि भाई फलानी जगह ये है वो है, और वो लगातार फ़ोन से जो नियरेस्ट व्हीकल है उसको बताता है कि आप वहाँ जाइए, ये सूचना है। वो गाड़ी पहुँची और वहाँ लोग भागने लगे। इन लोगों दौड़ा के 2 व्यक्ति को पकड़ लिया, उसमें से एक व्यक्ति कोलैप्स कर गया। तो फिर जब पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम में किसी तरह की कोई चोट नहीं है। अब है कि पुलिस नहीं जाए तो भी समस्या है,
पुलिस जाए तो भी समझते, इस तरह की भी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कस्टडी में किसी के साथ कोई टॉर्चर की बात हो या आप हिरासत में मरने के बारे को केसेस को हम जस्टिफाई कर। इसके बड़े स्ट्रिंजेंट रूल है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के कि इनके साथ इस ऐसे केसेस में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो अगर किसी के हवालात में कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर सभी पे कार्रवाई होती है, इंक्लूडिंग कस्टडी ऑफिसर जिनके अंडर रहते हैं। फिर ये एक प्रक्रिया है उसके तहत। और ऐसा नहीं है कि केवल यही है, सभी जगह संख्या ऐसी होगी। अगर आप सभी स्टेट की देखेंगे पॉपुलेशन बेस के हिसाब से, हमारा अगर एब्सोल्यूट नंबर कहीं भी देखेंगे तो हम लोग तो वैसे ही आगे हैं। वही घटना यहाँ होती है, दूसरी जगह होती है तो कितना यहाँ होता है। आप नेशनल टीवी पे देखिए 70% टाइम इज़ एलोकेटेड टू यूपी फॉर एवरीथिंग। अगर आप कोई भी चैनल वॉच करें हिंदी का तो 60-70% टाइम जो है वो यूपी को। अब साहब 80 सांसद भेजते हैं, यूपी वाले दम भरते हैं कि हम देश चलाते हैं, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं, महत्व तो मिलेगा ही। अभी आपने कहा ना हम दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस, ये तो फिर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। हम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये नक्शे जो हैं वो ओवरऑल कस्टोडियल डेथ के हैं, पुलिस कस्टडी के नहीं हैं। वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाले हैं। वो संख्या काफ़ी कम है, वो 10 से 20 के बीच में ही नंबर है। वो भी वैसे होने नहीं चाहिए। एक भ्रम और दूर हो जाए आज जब इतनी खुल के बात हो ही रही है, ये एक्टिंग डीजीपी का क्या चक्कर है यूपी में? हम लोग भी मतलब ऐसे नियमावलियां पलटने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे समझा जाए। आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे 2022 में, 11 मई 2022 को उन्हें हटाया गया। कहानियाँ दो तरह की चलती हैं। एक कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब वो विक्रमादित्य मार्ग पर देखे गए थे, अर्थात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संपर्क में थे। कई अधिकारियों ने, नेताओं ने मान लिया था कि सत्ता बदलने वाली है। दूसरी थ्योरी दी जाती है कि दिल्ली के करीबी हैं इसलिए लखनऊ को पसंद नहीं आया। अब थ्योरीज हैं जो भी हो, पर उसके बाद से उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी नहीं मिला है, एक ये बात कही जाती है। उनके बाद देवेंद्र सिंह चौहान, डीएस सिंह चौहान बने, डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा बने, उसके पहले विजय कुमार जी थे और अब प्रशांत कुमार जी हैं। ये एक्टिंग डीजीपी का क्या चक्कर है सर? इस संबंध में मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ इस चीज़ पर कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये डिसीजंस तो शासन से होते हैं। डीजीपी के अलावा जो भी एडीजी टू सिपाही जो भी तबादले होते हैं उसमें डीजीपी का रोल रहता है। डीजी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफ़र में भी कोई बहुत रोल डीजीपी का नहीं रहता, डीजी स्तर के अधिकारियों का। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में सक्षम हूँ कि कोई कमेंट करे। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा ना कि अगर जवाबदेही है, नहीं अगर आप वो लेते हैं, प्राइड लेते हैं, तो जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इस सवाल ये पूछा जा रहा है कि आईपीएस की सीनियरिटी लिस्ट, जब आप डीजीपी बने एक्टिंग, 19वें नंबर पे थे आप उस सीनियरिटी लिस्ट में। आपके ऊपर 87 बैच के मुकुल गोयल जिन्हें हटाया गया, 88 बैच के आनंद कुमार जो उस समय सीआईडी क्राइम ब्रांच में डीजी थे, 89 बैच के पीवी रामा शास्त्री, 90 बैच के एसएन साबत डीजी जेल के तौर पे वो सीनियरिटी में आपसे ऊपर। और ये वो 5 नाम हैं जो भेजे गए थे केंद्र की तरफ से, और 5वां नाम आपका था, तब आप स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। परिष्ठा सूची में सफ़ी एहसान रिजवी, आशीष गुप्ता, यू नो द नेम्स राइट, संदीप सोलंकी, दलजीत चौधरी, एसएन सावत, अविनाश चंद, ये सारे नाम थे। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है कि वाई प्रशांत कुमार, वाई इज़ ही फेवरेट ऑफ योगी आदित्यनाथ? क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ के चहेते हैं डीजीपी हेडक्वार्टर में? उस समय आप पोस्टेड सबसे सीनियर डीजी थे और अभी डीजीपी हैं, एडीजीपी रहे। मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। अपने तय आप क्या पाते हैं इस सवाल का जवाब, वाई मी? एक तो पहली बात कि किसी भी पोस्टिंग उसके चॉइस से नहीं होती,
ये आप जानते होंगे, ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं। पर सबकी प्रेफर्ड पोस्टिंग तो रहती है। जो जिसको लगाने वाला व्यक्ति उसको योग्य मानता है, उस हिसाब से पोस्टिंग होती है। पहली बार अपने मापदंड होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे हम सक्षम हैं, लेकिन जैसे हम लोग भी किसी की करते हैं, जैसे कोई जिले का कप्तान भी करते हैं, तो ये भी तो योग्यता देख के ही करता है। तो ये तो शासन का ही कोई बता पाएगा, शासन के लोग ही इस पे, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। अब 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है सर, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार कोर्ट में दलील, प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की गई, नियमित डीजीपी होना चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है। इसमें तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, इसमें तो जो प्रदेश सरकार है, शासन कहेगा, शासन ही बताएगा। ये बात हमने एक और पूर्व डीजीपी से पूछी, प्रकाश सिंह सर से, बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉप हैं। उन्होंने कहा ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा बढ़ रही क्योंकि सरकार को अपने पसंदीदा व्यक्ति को बैठाना होता है। कार्यवाहक और परमानेंट डीजीपी को मिलने वाली सुविधाओं या संसाधनों में वैसे फर्क नहीं होता है, सवाल फेवरेटिज्म का है। यू थिंक इट्स अ गुड प्रेसिडेंस जहाँ पे हर कोई अपने फेवरेट ऑफिसर्स को टॉप पोस्ट के लिए चुने इन प्लेस ऑफ सीनियरिटी? मैंने आपको बताया कि इस बारे में सक्षम मैं नहीं हूँ। जब मैं उस कैटेगरी में आऊँगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। मई के बाद आप पूछिएगा, मैं बताऊँगा। और आपको सेवा विस्तार मिल गया तो? नहीं, ये तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने मई कहा, उसमें एक संभावना ये भी तो है कि नॉर्मल 60 ईयर्स का है, और जो चीज़ें असंभावी है उसके बारे में तो पॉलिटिक्स में तो नहीं आएंगे उसके बाद? नहीं, इस तरह आपके कई सीनियर आए हैं। नहीं, वो तो सभी चीज़ें समय काल के हिसाब से चीज़ें होती हैं। मतलब आ भी सकते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ओपन एंडेड रिस्पॉन्स सर? नहीं, ओपन एंडेड इन द सेंस कि अभी बाद में भविष्य के उसमें क्या रखा है तो कोई नहीं। ये तो अगर मैं 20 साल पहले हमसे ये पूछता कि आप क्या ये हो जाएंगे, तो मैं तो कहता कि संभव नहीं है। क्यों? आप अच्छी खासी आपकी सर्विस थी, आप आईपीएस थे, हर आईपीएस डीजीपी डीजी तो सभी रहते हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिन भी रहती हैं, मुझे लगता है। इंटरेस्टिंग। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ये श्योर शॉट होकर कहेगा कि ये हो जाएगा। और जब नौकरी ही आपके चॉइस से नहीं मिलती को बहुत कम लोगों को मिलती। कुछ चीज़ें डेस्टिनी, पर ज़्यादातर तो सर तुलसीदास जी लिख गए ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। पर पता तो कहाँ ही होता है। जब आपने 12वीं की क्लास में क्लास बंक की थी, तब आपको कहाँ ही पता था कि एक दिन आप डीजीपी बन के इंटरव्यू दे रहे होंगे? नहीं, और दूसरा चीज़ क्लास बंक करते थे आप? ये तो पीयर ग्रुप बताया। नहीं, मैं क्लास बंक। आपके क्लासमेट ने कहा, मैं नाम लेके बता सकता हूँ सर, आपने हाजीपुर में पढ़ते हुए अरविंद सर की क्लास थी, क्लास बंक करके आप घूमने गए थे अनिल के कहने पर। नहीं, वो कभी चले गए हो, मैं ऐसा नहीं है। वो तो कभी तो दोस्ती चलती है, ये सब ये तो सभी बच्चे करते हैं, स्टूडेंट लाइफ। आपकी पत्नी से हमने बात की, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डिम्पल वर्मा जी से। उन्होंने कहा मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, बस मेरे कहने पे एक काम किया है प्रशांत ने, नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। नहीं, पार्शियली तो ट्रू है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉज यू टुक इन दिस इंटरव्यू। पार्शियली मतलब अभी भी कभी कभी खा लेते हैं? नहीं, वो तो जब नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे, पर बाकी बातें नहीं मानी। हाँ, नहीं, अब तो वो कहते हैं आप खा भी सकते हो, तो हमने कहा नहीं, अब तो जब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। पर ये कभी जिच रहती थी कि जैसे आप जब डिम्पल मैम के बैचमेट से मिल रहे हैं, सो टेक्निकली दे आर योर सीनियर्स, पर आपकी पत्नी के दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, तो वो रहता है एक बैच का ऊपर नीचे, कैसे वो प्रोटोकॉल एकदम रहता है। और जो महिला अधिकारी हैं या पुरुष अधिकारी हैं, हमारा जो अभिवादन का तरीका, अगर हम यूनिफॉर्म में रहते हैं तो महिलाओं को तो ज़रूर सैल्यूट करते हैं। इंटरेस्टिंग। आखिरी प्रश्न, मैंने परिवार से बात शुरू की थी क्योंकि बड़ी हमारी दिलचस्पी थी कि खाकी के पीछे, वर्दी के पीछे जो व्यक्ति है उसके बारे में जाना जाए। कई लोगों ने आपकी मूंछों को लेके सवाल पूछा है कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ, इस तरह की
नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि मैं वलियूर सब डिवीज़न में था, तो वहाँ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं जो इस तरह के मूछें रखते हैं तमिलनाडु में, और मैं उस समय काफ़ी उससे प्रभावित था। तो मुझे बाद में लगा कि रखना चाहिए, जब अगर इच्छा है तो रख लो। इंटरेस्टिंग। आप हमें सबसे आखिरी में, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन सर, अपने पिताजी के बारे में बताइए। हम लोगों का नाम लल्लन टॉप है, आपके पिताजी का नाम श्री लल्लन प्रसाद, मैथ्स के टीचर। प्लीज़ टेल अस अबाउट हिम। हमारे फादर शिक्षक थे और साइंस के टीचर थे, और जब जितने समय हम लोगों ने देखा तो काफ़ी उनका एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का तरीका और सिंपल लिविंग था, और कंसिस्टेंट तरीके से उनका एक रूटीन टाइप का लाइफ था जी। सुबह उठना, पठन पाठन कराना, फिर स्कूल जाना। मैंने कभी अपने फादर को स्कूल बंक करते हुए नहीं देखा, और कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि अच्छा रेपुटेशन था, और पढ़ने के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, पहले हम लोग की वो कंबाइंड फैमिली ही थी। हम लोग अपने भाई बहन थे, प्लस हमारे कज़न्स भी रहते थे। हमारे कोई चाचा नहीं थे, बुआ लोग थी, वो कोई ना कोई हमारी बहनें रहती थी, तो वहाँ से ही काफ़ी घुल मिल के हम लोग रहते थे। टेंस एटमॉस्फेयर नहीं रहता था घर में। वैसे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे, लेकिन कभी हम लोगों को ये एटलीस्ट हमें नहीं होता था कि हमारे पास फलाना चीज़ नहीं है। पढ़ने पे जोर था, पढ़ाई करिए और अच्छा खाना खाइए। यू आर वेरी क्लोज टू हिम? अब ये तो नहीं कह सकते मैं बहुत क्लोज था, पारंपरिक लेकिन मैं feudal बहुत आदर भी करता था, और थोड़ा ऑड भी लगता है कहने में, लेकिन अब जैसे कि अगर हम अपने फादर के साथ मूवी नहीं देख सकते थे, इतना लिहाज टाइप का था। अब गलत सही था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी अगर हमारा बड़े भाई वगैरह कुछ कहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, कुछ उस तरह की चीज़ें हैं। वैसे वो लोग कभी कोई ऐसी बात कहते नहीं, लेकिन डीजीपी बनने के बाद आप सीवान नहीं गए एक बार भी? नहीं गए, हम गए थे, हमारे यहाँ पूजा थी, मैं गया था। अच्छा, एक बार गए। हाँ, समय उतना नहीं मिलता, लेकिन गांव से मैं संपर्क रखता हूँ। हमारे घर है, हमारी खेती भी है, और हम लोग आते जाते रहते हैं। और हमारे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, ऑल्दो ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। मस्ट बी अ वेरी हैप्पी फादर। मुझे लगता है ही मस्ट बी अ प्राउड फादर। बेटी की भी अच्छे से शादी की। हाँ, वो तो मुझे लगता है ज़रूर होंगे, और काफ़ी वो ईश्वर जो है, उस तरह के अचीवमेंट तो सबके पास होना चाहिए। व्हेन यू डाई, एंड अगर उस तरह का कोई अचीवमेंट है तो यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। एक सवाल पूछा जाता है इस तरह के इंटरव्यूज़ में, पर आपने खुद ही बता दिया है कि खाली वक्त तो होता नहीं है। पर मान लीजिए कि आप अपने तय समय पे रिटायर होते हैं, मान लीजिए कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, और मान लेते हैं कि उसके बाद आप कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाइपोथेसिस, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, क्या करते हैं खाली वक्त में? वापस से अपने क्रिकेट के शौक को रिज्यूम करेंगे? अब क्रिकेट तो हम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हाँ, हमें संगीत का शौक़ है, मैं गाने सुनता हूँ। गाते भी हैं? नहीं, गाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमें जब समय मिलता है तो हम लोग का एक अपना IPS का भी ग्रुप है, हमारे कुछ दोस्तों का भी ग्रुप है, तो उसमें भी कुछ हम लोग सॉन्ग्स शेयर करते हैं जो पुराने गाने हैं। ज़्यादा मत बताइएगा, CMO भी ये इंटरव्यू देखेगा, कहेगा DGP साहब को अभी भी समय है गाने शेयर करने का। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत समय मिलता, लेकिन Which is your favorite song? फेवरेट का तो नहीं, बहुत सारे पुराने हमारे। असल में फेवरेट पहला क्या कौन सा होता है गाना कि आप किसी चीज़ से इंस्पायर होकर चीज़ों को देखते हैं बहुत पावरफुली, बाद में अगर आप न्यूट्रली देखें तो लगता है कि अरे ये भी सामान्य था। तो हम लोग तो उस जनरेशन्स के हैं जब ऐसे थे किशोर कुमार,
और वो काफ़ी दिन तक चले। और जैसे मुकेश साहब की तो डेथ ही हो गई थोड़ा अर्ली, जब हम लोग बच्चे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे। तो किशोर कुमार बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि गुलजार साहब के द्वारा लिखे गए हैं, बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं, तो वो आदमी कभी कभी सुनता है। आजकल तो मोबाइल पे भी अगर आपका 2 मिनट भी टाइम है तो सुन सकते हैं। क्या बात। और घर से आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसमें भी सुन लें, उतना ही समय है बस। अगर उसके बीच में एक और मीटिंग और एक और कोई फ्लैश ना आ जाए। हमारे ड्राइवर वगैरह सुनते हो कि भाई गाने भी सुन रहा है। रखवाले के इस पहले एपिसोड में आज के लिए इतना ही। विचार ये रहता है कि सारे ज़रूरी सवाल भी पूछे जाएं और खाकी के पीछे का जो इंसान है उसके बारे में भी जानने की अपने तय कोशिश की जाए। रखवाले का ये नया स्वरूप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डीजीपी साहब, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे गृह राज्य के पुलिस के मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, आलोचनाओं के भी परिधि में इसीलिए सबसे ज़्यादा रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें और भी ज़्यादा आश्वस्त करती रहे। बाकी जब सवाल पूछने की बारी आएगी तो हम पीछे हटेंगे ही नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं तो आपका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही इजी एटमॉस्फेयर में सभी चीज़ें पूछी और हमने भी जवाब देने में कोई गुरेज नहीं किया। और मैं पहले ही मान के चलता हूँ कि वॉच डॉग्स तो सभी जगह होने चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग आइडियल तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जब जिम्मेदारी थी तो जिम्मेदारी लेते नहीं थे, अब उन्हीं चीज़ों पे प्रश्न उठाते हैं। तो पर प्रश्न उठाने वाले पत्रकारों को तो नहीं, मैं तो नहीं होना चाहिए। मैं तो सभी के बारे में एफआईआर करवा देगी। मैंने तो सबके बारे में कहा है। ये भी तो नहीं होना चाहिए कि घटना कहीं और की है, आप उसको यूपी में दिखा रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं। हाँ, इंटेंशनली मलाइन नहीं, आप फैक्ट्स के आधार पे आप करिए। गलतियां होती हैं, सुधार भी होता है। आपने देखा होगा कि पुलिसिंग में ही इतना सुधार हुआ है, हर एक चीज़ों में, व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। जैसे नक्सल गतिविधियाँ थी, अब वो ख़त्म के बराबर हो। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया, डेवलपमेंट भी हुआ, सरकारी योजनाएं भी पहुंची। जहाँ पे बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थे, तालाब से लोग नहाते थे, उसी से पानी पीते थे। हमने ऐसे भी देखे हैं लोग घास की रोटी खा रहे। हमने केवल पढ़ा था सोनभद्र में जी, एक कपड़े में लेडीज रहती, अगर धो दी तो छिप के बैठती थी जब तक सूखता नहीं था। बाप रे, हृदय विदारक। रखवाले में ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अब संवाद की बारी आपकी है। हम पर भी आप निगहबानी बनाए रखिएगा ताकि सुधार निरंतर चलता रहे। शुक्रिया।